दोस्तों, अगर मैं आपसे कहूं कि उत्तराखंड बजट 2026-27 से यूकेपीएससी, यूके ट्रिपल एस सी, पटवारी, कनीय सहायक, लेखपाल, पुलिस एसआई, पुलिस कांस्टेबल हर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बन सकते हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? और सबसे शॉकिंग बात, इस बजट में ऐसे नंबर्स, ऐसे मॉडल और ऐसी योजनाएं छिपी हैं जिन्हें 90% एस्पिरेंट इग्नोर कर देंगे और वही दूसरी ओर टॉपरबाजी मार लेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 1,11,703 करोड़ का मतलब क्या है, सरकार पैसा कहां से लाती है, FRBM 2.94% आखिर क्या है, केदार संतुलन जैसे कोड वर्ड क्यों दिए गए इस बजट में, कौन सी स्कीम एग्जाम में पक्की पूछी जाएगी, प्रीलिम, मेंस और यूके ट्रिपल सी दोनों के लिए क्या याद करना होगा आपको। और ध्यान रखना, मैं यह सब इतनी आसान भाषा में समझाऊंगा कि अगर इकोनॉमिक्स में आप जीरो भी हैं तब भी वीडियो खत्म होते होते आप बजट एक्सपर्ट बन जाओगे। तो वीडियो को बीच में मत छोड़ना, नहीं तो आपको उत्तराखंड बजट 2026-27 समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है आरविस्ट। और दोस्तों, यदि आप अपने लिए कस्टमाइज क्लास चाहते हैं, यदि आप उत्तराखंड गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमें कॉन्टैक्ट करिए 9719668523 पर। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का बजट, उत्तराखंड बजट 2026-27। तो दोस्तों, सबसे पहले उत्तराखंड बजट 2026-27 के लिए कुल बजट का आकार समझ लेते हैं। तो दोस्तों, 2026-27 के लिए उत्तराखंड का जो बजट का आकार है वो 1,11,703.21 करोड़ है। इसे आप 1.11 लाख करोड़ रुपीज़ भी दोस्तों कह सकते हैं। तो दोस्तों, आप इसे ऐसे समझो, अगर राज्य एक परिवार है तो पूरे साल के लिए परिवार का खर्च कितना तय हुआ दोस्तों? 1,11,703.21 करोड़ रुपया तय हुआ है, यानी कि रुपीज़ 1.11 लाख करोड़ 2026-27 के लिए दोस्तों ये अनुमानित एक्सपेक्टेड रूप से तय हुआ कि इतना हमारे पास पैसा है। अब दोस्तों, यह राज्य के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है दोस्तों, मतलब इससे पहले जो बजट रखे गए थे उसके मुकाबले इसका आकार इस बार बड़ा है। तो दोस्तों, इस बार आपसे पूछा जा सकता है कि उत्तराखंड बजट 2026-27 के कुल बजट का आकार कितना है, तो आप इस डिजिट को आप 111703 करके भी याद रख सकते हो। 111703 करके आप इसको याद रख सकते हो। तो दोस्तों, उसके बाद हम बात करते हैं बजट वृद्धि कि कितना इंक्रीमेंट हुआ, और ये फाइनेंशियल ईयर 2025-26 की तुलना से इसकी तुलना की गई है दोस्तों। तो मतलब पिछले साल 2025-26 के मुकाबले इस साल बजट थोड़ा सा बड़ा है दोस्तों, 10.41% की वृद्धि हुई है। तो सिंपल भाषा में समझो दोस्तों, अगर पिछले साल आपने 100 रुपये खर्च किए थे और इस साल आपने 110.41 खर्च करने की आपकी प्लानिंग है, तो आपका भी बजट पॉइंट अभी आप देखेंगे 100 के मुकाबले इस बार आप 110.41 रुपया खर्च कर रहे हो, तो आपका भी बजट इस पिछले साल के मुकाबले कितना बढ़ गया दोस्तों? 10.41% की दोस्तों वृद्धि हो गई। तो इसका मतलब क्या, यदि बजट में वृद्धि होती है तो इसका मतलब दोस्तों क्या होता है कि राज्य सरकार ज़्यादा काम, ज़्यादा योजनाएं और ज़्यादा विकास करना चाहती हैं। तो ये पॉइंट, ये दोनों क्लियर हो गए हो दोस्तों। तो याद रखिएगा, बजट वृद्धि पिछले वर्ष 2025-26 से इसकी तुलना की गई है कि इतना परसेंट थोड़ा बढ़ गया है। 10.41% की वृद्धि परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, कुल प्राप्तियाँ रिसिप्ट हैं। तो मतलब अब ये बताया गया कि सरकार के पास बजट तो है कि इतना बजट सरकार के पास आएगा, इतना पैसा आएगा, लेकिन ये पैसा कहाँ से आएगा दोस्तों? कि जो बजट होगा सरकार उसी को खर्च कर पाएगी, मतलब जो आपकी जेब में होगा वही तो आप खर्च कर पाओगे। तो सरकार के पास ये पैसा आएगा कहाँ से? क्योंकि ये तो 2026-27 के लिए एक्सपेक्टेड अनुमानित बजट है। तो कुल प्राप्तियाँ सरकार पैसा कहाँ से जुटाएगी? टैक्स के थ्रू दोस्तों ये पैसा जुटाएगी। केंद्र से पैसा मिलेगा, जीएसटी का बंटवारा होगा, शुल्क लेती है सरकार, उधार लेती है सरकार, उससे भी प्राप्तियाँ होगी, सरकार की अन्य इनकम भी होंगी। तो यानी कि जो सरकार के पास दोस्तों इनकमिंग मनी आएगी, जो पैसा उसके पास आएगा उत्तराखंड सरकार के बाद 2026-27 के फाइनेंशियल ईयर के लिए, वो सभी उसकी क्या हो जाएंगी? रिसिप्ट्स हो जाएंगी, मतलब कुल प्राप्तियाँ हो जाएंगी। जैसे घर के एग्जाम्पल में ले लो, जैसे आपकी सैलरी हो गई, रेंट हो गई, कोई साइड इनकम आपकी है, कुछ आपने लोन ले लिया, तो ये सब आपकी रिस्पेंट कहलाएंगे दोस्तों। तो उसी तरह से राज्य के संदर्भ में भी आप इसको समझ लीजिए। उसके बाद दोस्तों, कुल व्यय, आप खर्चा, अब इतना तो आपके पास आ गया। अब जब पैसा आ जाता है तो इंसान क्या करता है? खर्च करता है। तो खर्च हमारे पास दोस्तों इतना है।
1,11,703.21। तो दोस्तों खर्चा यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है, ज़्यादा दिख रहा है, जबकि प्राप्तियाँ दोस्तों कम दिख रही हैं। देखो प्राप्तियाँ देखो कम है, खर्चा इतना है, सरकार इतना करेगी, जो बजट है सरकार की आप वही खर्च करोगे। आपके पास बाजार आप जाते हो तो आपकी जेब में जो पैसा होता है दोस्तों वही तो आप खर्च करते हो ना। तो खर्चा ज़्यादा है और आ कम रहा है। देखिए आ कितना रहा है, 1,10,143 करोड़ आ रहा है और खर्च ज़्यादा हो रहा है। तो इसका मतलब सरकार क्या करेगी, अब उधार लेके ही इसको पूरा करेगी, क्योंकि खर्चा ज़्यादा है और प्राप्तियाँ कम हो रही हैं। तो दोस्तों कुल व्यय सरकार कहाँ खर्च करती है, सरकार खर्चा आता कहाँ है, जैसे दोस्तों सैलरी देने में, पेंशन देने में, सड़क बनाने में, पानी में, ठीक है, पानी की सुविधा देने पब्लिक को दिलाने में, स्कूल खोलने में, स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने में, अस्पताल बनाने में, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में कई सारी योजनाएं उत्तराखंड सरकार लाएगी। और जैसे आप समझिए घर का पैसा आपका कहाँ खर्च होता है, जैसे किराए में चला गया आपका पैसा, थोड़ा राशन में चला गया, फीस में चला गया, बिजली में चला गया, ठीक है, इलाज में चला गया, बहुत सारे आपके पर्सनल खर्चे भी होते हैं। तो ये सब जैसे आपके एक्सपेंडिचर होते हैं तो राज्य के भी ऐसे ही एक्सपेंडिचर होते हैं, सैलरी देने में, पेंशन देने में, सड़क बनाने में, पानी में, स्कूल बनाने में, अस्पताल बनाने में, योजना में, बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने में दोस्तों। तो इसको दोस्तों बहुत अच्छी तरह समझ लीजिए कि रिसिप्ट कितने हो रहे हैं उत्तराखंड को, 1,10,143 करोड़ रिसिप्ट हो रहा है और खर्च कितनी करी दोस्तों, 1,11,703 रुपया दोस्तों सरकार खर्च करेगी। तो मतलब खर्च ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, यही आगे चलकर फिजिकल डिफिसिट बनता है, क्योंकि कमाई आपकी 100 रुपया है, खर्चा आप 110 कर रहे हो, तो अब एक्स्ट्रा 10 रुपये कहाँ से लाओगे। तो आपके पास एक ही चारा है, आप लोन लोगे या अब बोरोइंग करोगे, उधार लोगे, दूसरा कोई चारा तो है नहीं। तो दोस्तों अब हम इसको डिटेल में समझते हैं। जब सरकार की कुल प्राप्तियाँ कम हैं और कुल व्यय ज़्यादा है, तो इनका दोनों का जो अंतर है दोस्तों, इसी को फिजिकल डेफिसिट कहा जाता है, यानी कि राजकोषीय घाटा कहा जाता है। तो दोस्तों सरकार जितना कमाती है तो उससे ज़्यादा खर्च करती है, तो वो बाकी पैसा उसको उधार लेना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों बजट को समझने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक होती है दोस्तों, एक आपको समझना होगा दोस्तों राजस्व व्यय और दूसरा पूंजीगत व्यय। तो दोस्तों राजस्व व्यय एक ऐसा खर्च है जिसमें सरकार का रोज़मर्रा का काम चलता है, लेकिन नया एसेट संपत्ति दोस्तों यहाँ पर नहीं बनती है। जैसे दोस्तों सरकारी कर्मचारियों की सैलरी हो गई, शिक्षक की सैलरी होगी, पुलिस की, क्लर्क की, डॉक्टर के, सभी प्रशासनिक अधिकारियों की जो सैलरी जो हर महीने उनको देनी होती है, इससे कोई नई एसेट नहीं बनती है। पेंशन हो गया, रिटायर्ड कर्मचारियों की पेंशन हो गई, इंटरेस्ट पेमेंट करना होता है, सरकार ने लोन लिया होता है, उसका ब्याज देना होता है। सब्सिडी हो गई, खाद पर सब्सिडी हो गई, बिजली की सब्सिडी हो गई, एलपीजी पर सब्सिडी हो गई, छात्रवृत्ति भी ऐसी स्कॉलरशिप देनी होती है, गर्ल्स स्कॉलरशिप देनी है, तमाम तरह की स्कॉलरशिप आजकल सरकार लेके आती है दोस्तों। वो सब किसके अंदर से गया, राजस्व व्यय से दोस्तों गया। दवाइयों का खर्च सरकारी अस्पताल में दोस्तों, मेडिसिन की सप्लाई है, सरकारी स्कूल का खर्च है, चौ का खर्च है, बुक्स का खर्च है, मिड डे मील योजना है, फैन रिपेयर है, और दोस्तों बिजली का बिल में जो सरकारी ऑफिस में बिजली का बिल हो गया, वहाँ के ऑफिस के खर्चे हो गए, सड़क की मरम्मत की जा रही है, अभी नई सड़क नहीं, बीच में सड़कें ख़राब होती रहती, गड्ढे बनते, उनको भरने का जो खर्चा है, राशन योजना, फिर राशन देना होता है बीपीएल कार्ड वगैरह में, सामाजिक समानता लाने के लिए, आर्थिक समानता लाने के लिए। उसके बाद एपीएल कार्ड में भी आपको डिस्काउंट दर पर सरकार राशन देती है, तो इसका बोझ सरकार पर ही पड़ता है, राजस्व पर ही पड़ता है। तो दोस्तों चलता खर्चा है पूरा राजस्व व्यय। और दूसरा टाइप का जो खर्चा होता है दोस्तों, उसको बोला जाता है दोस्तों क्या, पूंजीगत व्यय। तो पूंजीगत व्यय दोस्तों वह खर्चा है जिसमें सरकार पैसा लगाकर नई संपत्ति बनाती है या ऐसा निवेश करती है जिससे भविष्य में फ़ायदा मिले। दोस्तों मतलब आज का खर्चा कल का फ़ायदा। तो अगर सरकार सिर्फ सैलरी दे रही है तो वो पूंजीगत व्यय नहीं है। अगर सरकार सड़क बना रही है, पुल बना रही है, अस्पताल बना रही है, तो दोस्तों पूंजीगत व्यय है। अस्पताल की या कॉलेज बना रही हो, नई सरकारी बिल्डिंग बन रही हो, डैम बन रहे हो, हाइड्रो प्रोजेक्ट चल रहे हो, पानी से बिजली बनाने का प्रोजेक्ट हो गया, सिंचाई नहर बनाना हो गया, नई बसें खरीदना हो गया, पुलिस वाहन खरीदना हो गया, कंप्यूटर लैब बनाना हो गया, एयरपोर्ट का विस्तार हो गया। तो तमाम ऐसे एग्जाम्पल हैं दोस्तों
हिल रोड्स हो गए, रोपवे हो गए, टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, वाटर पाइपलाइन है, तो ये सब दोस्तों किस में आती हैं? पूंजीगत व्यय में आती हैं दोस्तों। क्योंकि दोस्तों इससे रोज़गार मिलता है, व्यापार बढ़ता है, फ्यूचर की इनकम बढ़ती है और विकास दिखाई देता है। तो दोस्तों एक अगर गांव में सड़क बन गई और दूध शहर जाएगा, टूरिस्ट आएंगे, एम्बुलेंस पहुंचेंगी, स्कूल पहुंचना आसान हो जाएगा, तो एक सड़क से दोस्तों कई फ़ायदे होते हैं। तो ये किस में आएगा दोस्तों? पूंजीगत व्यय में आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में दोस्तों ये आएगा। लेकिन दोस्तों यदि हम जैसे न्यू रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो ये किस में आएगा दोस्तों? पूंजीगत व्यय में आएगा। और न्यू बिल्डिंग बना रहे हैं दोस्तों, किस में आएगा? पूंजीगत व्यय में आएगा। तो दोस्तों अब इसको पूंजीगत व्यय को दोस्तों और विस्तार से दोस्तों यहाँ पर समझते हैं। अब पूंजीगत व्यय के अंदर ही एक हिस्सा दोस्तों पूंजीगत परिव्यय का होता है। तो दोस्तों सबसे पहले पूंजीगत का मतलब क्या हुआ? पूंजीगत एक ऐसा खर्च है जो फ्यूचर में फ़ायदा मिले, जैसे मैंने अभी बताया, सड़क बनाना, पुल बनाना, बिल्डिंग बनाना, मशीन हो गया, बस हो गया, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए यूज होता है। मतलब जो बड़ा कैटेगरी है, सरकार का बड़ा खर्चा है, इसका यूज एसेट बनाने में होता है दोस्तों, लोन चुकाने में होता है, सरकार जो लोन लेती है वो चुकाना भी पड़ता है, ब्याज भी देना होता है, इन्वेस्टमेंट करनी होती है, ठीक है, लॉन्ग टर्म कामों में इसमें सब चीज़ शामिल होते हैं। लेकिन पूंजीगत परिव्यय में क्या होता है दोस्तों? ये पूंजीगत व्यय का हिस्सा होता है। जो यहाँ पर दोस्तों पूंजीगत क्या लिखा हुआ है? परिव्यय आउटले लिखा है, ये पूंजीगत व्यय का ही हिस्सा है। लेकिन इसका मतलब दोस्तों सीधा एसेट बनाने वाला खर्चा होता है। जैसे नई सड़क बनाई, पुल बनाया, स्कूल की बिल्डिंग बनाई, हॉस्पिटल बिल्डिंग बनाई, पाइपलाइन बड़ा। तो आप ये समझिए दोस्तों पूंजीगत व्यय समझ लो कि एक बड़ा डिब्बा है और उसके अंदर कई सारे डिब्बे हैं और उसमें से एक डिब्बा पूंजीगत परिव्यय का भी है, यानी कि एसेट बनाने वाला डिब्बा भी है। तो आपका दोस्तों ये एग्जाम्पल से दोस्तों क्लियर हो गया होगा कि पूंजीगत व्यय का एक हिस्सा पूंजीगत परिव्यय में एसेट बनाने वाली चीज़ें आती हैं, जिससे लॉन्ग टर्म में जो है बहुत ज़्यादा दोस्तों क्या होता है? बेनिफिट होता है। तो दोस्तों आपका ये कन्फ्यूजन पूरी तरह से दोस्तों दूर हो गया होगा। और दोस्तों यदि आपको बजट याद करना है कि इस साल का जो बजट रखा गया कितना रखना है, तो आप 111703 कोड याद रखो। आपको जल्दी से 2026-27 का बजट याद रहेगा। इसमें आपको क्या रखना है? 111, यानी कि यहाँ दोस्तों यहाँ पर देखिए ट्रिपल 3 बार 1 है, 111703। तो आपको जल्दी से ये डिजिट आ जाएगी, क्योंकि आपसे आगामी परीक्षा पूछा जा सकता है कि 2026-27 के लिए कुल बजट का आकार कितना है। तो याद रखिएगा 111703। तो दोस्तों अब इस बजट का दूसरा टॉपिक आ गया दोस्तों, यहाँ पर राज्य अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय और विकास दर। तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम 2025-26 में 2,73,921 थी, जो कि राष्ट्रीय औसत 1,95,575 से काफ़ी अधिक है। मतलब प्रति व्यक्ति आय के मामले में उत्तराखंड की जो स्थिति है राष्ट्रीय औसत से ज़्यादा है। तो ये प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलेगी दोस्तों? तो उत्तराखंड की कुल इनकम को कुल जनसंख्या से आप डिवाइड कर दोगे तो दोस्तों प्रति व्यक्ति आय आ जाती है, जो कि 2,73,921 है दोस्तों वार्षिक। और उसी प्रकार से दोस्तों अब हम बजट के अगले टर्म में प्रवेश करने जा रहे हैं, राज्य अर्थव्यवस्था, प्रति व्यक्ति आय और विकास दर। तो दोस्तों अब हम इस टॉपिक पर बात करेंगे कि 2026-27 के बजट में उत्तराखंड के लोग औसतन कितनी कमाई करते हैं। तो उसका जवाब मिलता है दोस्तों प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम। जो डेटा 2026-27 में यूज किया गया है डेटा बजट में, वो डेटा दोस्तों 2026-27 के बजट में 2025-26 का डाटा दोस्तों यूज किया गया है। यानी कि इसमें बताया गया है कि औसतन एक व्यक्ति के हिस्से में कितनी इनकम आती है। दोस्तों आपको ऐसे समझिए, अगर 5 लोगों के परिवार की कुल कमाई 5 लाख है तो प्रति व्यक्ति इनकम कैसे आएगी? तो आप परिवार की कुल इनकम को 5 से भाग कर देंगे, यानी कि 5 लाख को 5 से भाग कर देंगे तो 1 लाख आएगा। तो इस तरह से राज्य की भी एवरेज इनकम निकाली जाती है। तो उसमें भी राज्य की इनकम को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाता है, तो राज्य की एवरेज इनकम निकल जाती है दोस्तों। और दोस्तों
जो डाटा यूज किया गया है उत्तराखंड का, जो लेटेस्ट डाटा है बजट 2026-27 के संदर्भ में 2024-25 का डाटा यूज किया गया है, और उसमें उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय दोस्तों कितनी बताई गई है, 2,73,921 बताई गई है। और ये जो डाटा है दोस्तों 2026-27 की डेटा में दोस्तों इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद दोस्तों और राष्ट्रीय औसत आय की जो बताई जा रही है, भारत की प्रति व्यक्ति आय 2025-26 में कितने पहुंचने की उम्मीद बताई जा रही है दोस्तों, 2,19,575 तक पहुंचने की उम्मीद दोस्तों बताई जा रही है। तो इस तरह से ये 2,19,575 यदि भारत की औसत आय है और उत्तराखंड की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 2,73,921 जा रही है, तो इसका मतलब ये हुआ कि उत्तराखंड भारत के एवरेज से काफ़ी ऊपर है। तो दोस्तों यदि हम पिछले वर्षों से तुलना करें, उत्तराखंड की औसत आय में लगातार इजाफा हुआ है। यदि हम 2011-12 में देखें तो उत्तराखंड की आय वहाँ पर मात्र 1,03,114 दिखती है, और वहीं 2021-22 के बजट में देखते हैं तो 1,94,170 दिखती है। और वही जो अनुमान यहाँ पर लगाया गया 2024-25 में, वो उत्तराखंड की औसत आय 2,73,921 दोस्तों की संभावना दोस्तों बताई गई है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या हुआ, कुछ सालों में इनकम लगभग दोनों से भी ज़्यादा लेवल तक पहुँच गई। तो कारण क्या रहा दोस्तों, इकोनॉमी बढ़ी, जॉब बढ़ी, टूरिज्म बढ़ा, सर्विस बढ़ी, इंडस्ट्री बढ़ी। अब इनकम कैसे बढ़ी दोस्तों, जैसे टूरिज्म बूम हुआ, चारधाम यात्रा, हरिद्वार, ऋषिकेश, नैनीताल, इससे इनकम बढ़ी। सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग हुआ, जैसे होटल, टैक्सी, एजुकेशन, बैंकिंग सेक्टर इंप्रूव हुआ उत्तराखंड में। इंडस्ट्री में हरिद्वार, रुद्रपुर, सिडकुल जोन्स बने, जिससे पर कैपिटा इनकम बढ़ी। और दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, जैसे रोड, रेल, टनल कनेक्टिव होने से गांव का प्रोडक्ट भी सड़ता जाने लगा, जिससे पर कैपिटा इनकम में दोस्तों बदलाव है। लेकिन मतलब ये मत समझिएगा पर व्यक्ति से ज़्यादा होने से ये मत समझना कि हर व्यक्ति गरीब हो गया, मतलब सॉरी हर व्यक्ति अमीर हो गया। यह सिर्फ एवरेज इनकम को दोस्तों दिखाता है, इस बात को याद रखिए, ये केवल एवरेज है। तो आपसे पूछेगा दोस्तों उत्तराखंड प्रति व्यक्ति आय कितनी है, जो अनुमानित है वो 2,73,921। ये डाटा 2026-27 के उत्तराखंड बजट में इस्तेमाल किया गया है। क्या राष्ट्रीय औसत आय से अधिक है? हाँ बिल्कुल अधिक है। 2021-22 में कितनी थी, 1,94,970 थी। तो दोस्तों उत्तराखंड की प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से अधिक है, जो राज्य में सेवा क्षेत्र, पर्यटन, उद्योग और बुनियादी ढांचे की प्रगति को दोस्तों दर्शाता है। तो दोस्तों अब हम विकास दर के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों विकास दर समझाने से पहले कुछ पॉइंटों में आपसे चर्चा करूंगा। पहला टर्म है दोस्तों जीडीपी। जीडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका मतलब क्या हुआ, पूरे देश की सीमा के अंदर एक साल में जितना सामान और सेवाएं बनती हैं और उनकी जितनी वैल्यू होती है, उसकी टोटल वैल्यू को ही दोस्तों क्या बोलते हैं, जीडीपी बोलते हैं। यानी कि भारत की पूरी इकोनॉमी का साइज कितना है, वही दोस्तों जीडीपी होता है। यदि आपको बच्चों की भाषा में समझना है दोस्तों, अगर पूरा भारत एक बड़ा मॉल है और उस मॉल की टोटल कमाई जीडीपी कहलाएगी दोस्तों बच्चों की भाषा में। तो दोस्तों उसी तरह से जैसे राज्य देश के लिए जीडीपी शब्द होता है इकोनॉमिक साइज को नापने के लिए, उसी तरह राज्य की इकोनॉमिक साइज को नापने के लिए जीएसडीपी शब्द का प्रयोग होता है। जीएसडीपी, जी फॉर ग्रॉस, एस फॉर स्टेट, डी फॉर डोमेस्टिक और पी फॉर प्रोडक्ट, यानी कि ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीएसडीपी का फुल फॉर्म दोस्तों एक बार कमेंट बॉक्स में लिखिए, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मतलब दोस्तों किसी एक राज्य की सीमा के अंदर एक साल में जितना सामान और सेवाएं बनती हैं उनकी टोटल वैल्यू ही जीएसडीपी कहलाती है राज्य के मामले में। तो दोस्तों यानी कि उत्तराखंड की इकोनॉमी का साइज जीएसडीपी कहलाता है। तो दोस्तों अगर भारत मॉल है बच्चों की भाषा में, और उस मॉल के अंदर उत्तराखंड एक शॉप है, तो शॉप की कमाई जीएसडीपी और पूरे मॉल की कमाई दोस्तों जीडीपी कहलाएगी। तो दोस्तों सबसे आसान भाषा में समझते हैं, जीडीपी का मतलब देश का रिपोर्ट कार्ड और जीएसडीपी का मतलब राज्य का रिपोर्ट कार्ड होता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर पूछा जाए कि उत्तराखंड की पूरी अर्थव्यवस्था कितनी बड़ी है, तो उसका जवाब मिलता है दोस्तों जीएसडीपी में मिलता है। तो दोस्तों थोड़ा जीएसडीपी का डाटा देख लेते हैं। दोस्तों 2011-12 के जो आंकड़े थे, जो उसमें जो बजट आया था 2011-12 में, उस समय जीएसडीपी का साइज 1,15,328 करोड़ था। 2024-25 में जो क्विक एस्टिमेट किया गया उसमें जीएसडीपी का साइज 3,47,981 करोड़, यानी कि लगभग 3 गुना की वृद्धि हो गई दोस्तों। और
2025-26 में जो एडवांस एस्टिमेटेड जो अनुमान लगाया गया है जीएसडीपी का, वो 3,81,889 करोड़। और जो 2026-27 के लिए जो प्रोजेक्टेड किया गया है दोस्तों, उसमें जीएसडीपी का अनुमान कितना लगाया गया है? 4,27,716 करोड़ रुपया दोस्तों। मतलब क्या हुआ? उत्तराखंड की इकोनॉमी लगातार बढ़ रही है, व्यापार बड़ा है, टूरिज्म बड़ा है, फैक्ट्री बड़ी है, सर्विस बड़ी है, इनकम बड़ी है। तो ग्रोथ इतनी क्यों हुई जीएसडीपी में? टूरिज्म बढ़ा, चार धाम बड़ा, हरिद्वार, ऋषिकेश जो स्पिरिचुअल नगर हैं, दुनिया भर के लोग, भारत के लोग वहाँ आए, उससे यहाँ उत्तराखंड को फ़ायदा हुआ, जिससे जीएसडीपी बढ़ी। इंडस्ट्री, सिडको, रुद्रपुर, हरिद्वार यूनिट्स जो काम कर रही हैं, इसकी वजह से जीएसडीपी बढ़ी। सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा इंप्रूव हुआ, हमारा सबसे ज़्यादा इनकम देने वाला सेक्टर है दोस्तों। होटल, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, टनल, रोपवे, रेल कनेक्टिविटी इंप्रूव हुई, जिससे हमारी जीएसडीपी इंप्रूव हुई दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, जीएसडीपी का मतलब कुल उत्तराखंड का इकोनॉमी साइज कितना है, ये आपको समझ में आ गया होगा। और पर व्यक्ति आय का मतलब है, पर कैपिटा इनकम हमने पहले बताई थी, तो उसमें एवरेज इनकम है। तो जीएसडीपी में आप कंफ्यूज मत करिएगा। तो जीडीपी किसका सूचक है? देश की अर्थव्यवस्था का। और जीएसडीपी किसका सूचक है? राज्य की अर्थव्यवस्था का। और उत्तराखंड 2026-27 में जीएसडीपी का अनुमान कितना प्रोजेक्टेड है? 4,27,716 करोड़ दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड का बढ़ता जीएसडीपी राज्य में सेवा क्षेत्र, पर्यटन, उद्योग और बुनियादी ढांचे को की प्रगति को दोस्तों बहुत मजबूत दिखाता है। तो इसका मतलब दोस्तों जीडीपी देश की ताकत बताता है, तो जीएसडीपी उत्तराखंड जैसे राज्य की आर्थिक ताकत को दोस्तों बताता है। और दोस्तों जो जीएसडीपी का अनुमान है वो 2025-26 के मुकाबले 2026-27 में जो करंट प्राइस है, उसमें जो विकास दर का जो अनुमान लगाया गया है दोस्तों जीएसडीपी में, वो ग्रोथ रेट का 12% का अनुमान लगाया गया है दोस्तों। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो 2026-27 का जो अनुमानित जीएसडीपी है वो 4,27,716 करोड़ है, जो पिछले मुकाबले 2025-26 के मुकाबले में वृद्धि 12% की बढ़ोतरी को दोस्तों दर्शाता है। तो दोस्तों उत्तराखंड की जो जीएसडीपी का जो अनुमानित आकार है वो कितना परसेंट है? तो 12% याद रखिएगा दोस्तों। परीक्षा के लिए ये टर्म आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा दोस्तों। अब हम चर्चा करेंगे कि राज्य की अर्थव्यवस्था में क्षेत्रीय योगदान। हम ये पता करेंगे दोस्तों अब 2026-27 के बजट में कि उत्तराखंड की कुल कमाई जो इकोनॉमी है वो किन किन सेक्टर से दोस्तों आई। मतलब यदि राज्य 100 रुपया कमाता है तो किसने 100 रुपया दिया, ये आप समझ सकते हैं। तो दोस्तों जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन परीक्षा के लिए बनेगा 2026-27 के उत्तराखंड बजट के अनुसार, जो तृतीयक सेक्टर है दोस्तों, वहाँ से जो सर्विस सेक्टर है दोस्तों, उससे सबसे ज़्यादा यहाँ पर दोस्तों इनकम हुई। 50.46% दोस्तों ग्रोथ हमें देखने को मिली है। उसके बाद हम द्वितीयक सेक्टर इंडस्ट्री सेक्टर में जाते हैं दोस्तों। यहाँ से हमें कितनी ग्रोथ दिखाई दी? 39.95% की दोस्तों ग्रोथ दिखाई दी। और हम यहाँ पर दोस्तों यदि प्राथमिक सेक्टर की दोस्तों हम याद करें यहाँ पर, तो हमें मात्र ग्रोथ की एग्रीकल्चर जो सेक्टर होता है 9.59% की ग्रोथ हमें देखने को दोस्तों मिली है। तो दोस्तों ये तृतीयक हमारी जो उत्तराखंड की जो इकोनॉमी है 2026-27 के अनुसार तृतीयक सेक्टर का सबसे बड़ा योगदान है दोस्तों 50.46%। तो दोस्तों अब पहले सेक्टर को दोस्तों समझेंगे, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स नहीं भी होंगे जो इकोनॉमिक्स जिनको कब समझ में आती होगी, तो यहाँ पर नए स्टूडेंट्स को भी टारगेट करते हुए क्लियर कर देते हैं। तो दोस्तों इकोनॉमी को दोस्तों 3 भागों में बांटते हैं। पहला होता है दोस्तों प्राथमिक सेक्टर, प्राइमरी सेक्टर जिसको बोलते हैं। यह नेचर से जुड़ा हुआ होता है, जैसे खेती, पशुपालन, मछली पालन, जंगल उत्पादन। और उत्तराखंड में शेयर यहाँ से जो हमें कमाई हुई वो कुल इतनी कमाई होती है, कुल बजट का इतनी कमाई हमें 9 पॉइंट जो रिसिप्ट हैं उसमें से 9.59% हमारा प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर यानी कि नेचर वाला सेक्टर से आता है, जिसमें खेती, पशुपालन, मछली पालन, जंगल उत्पादन ये सब नेचर से जुड़ा हुआ है। और उत्तराखंड में इसका शेयर कितना है? 9.59%। याद रखिए दोस्तों, परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये सेक्टर से इतना पैसा कम क्यों आया? क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, ज़मीन कम है, खेत बहुत छोटे हैं,
सच्चाई बहुत कठिन है दोस्तों। पहाड़ों में लोग लगातार दोस्तों माइग्रेट कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर गांव में पहले 10 लोग थे, 10 लोग खेती करते, आप सिर्फ एक ही खेती कर रहा है, तो खेती में कंट्रीब्यूशन दोस्तों कम हुआ है, जिसकी वजह से आपका असर साफ देखने को मिल रहा है। प्राथमिक सेक्टर में 9.59% ही हमें ग्रोथ देखने को मिली। तो इसका मतलब एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा कमज़ोर है। तो दोस्तों हम द्वितीयक सेक्टर की बात कर रहे हैं, यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर से जो रॉ मटेरियल बन के आया, तो उसको यूज करता है सेकेंडरी सेक्टर। इसमें रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट, उससे प्रोडक्ट बनाया जाता है, यानी कि जो प्राथमिक सेक्टर जिस रॉ मटेरियल को तैयार करता है, उसको द्वितीयक सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर रॉ मटेरियल को प्रोडक्ट बनाता है। जैसे फैक्ट्रियाँ हो गई, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, कंस्ट्रक्शन है, बिजली उत्पादन है, सीमेंट है, फूड प्रोसेसिंग है। तो यहाँ से कितने की शेयरिंग हमारी उत्तराखंड की इकोनॉमी में हुई? 39.95%। तो अच्छी तरह समझ में आया होगा। अब ये यहाँ पर थोड़ा सा हमें अच्छा परसेंट देखने को क्यों मिला? क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड में इसका परसेंट ज़्यादा क्यों है? क्योंकि सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया है, हरिद्वार में इंडस्ट्री काफ़ी है, रुद्रपुर फैक्ट्री सेक्टर है, फार्मा यूनिट्स बहुत अच्छी है यहाँ पर, हाइड्रो पावर की वजह से ये सेक्टर से हमें अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसका मतलब हुआ स्टेट में इंडस्ट्री ठीक ठाक मौजूद है। तो आप समझिए दोस्तों, गेहूं उगाना प्राइमरी सेक्टर और आटा बनाना सेकेंडरी सेक्टर, क्योंकि इसमें मशीन की ज़रूरत पड़ेगी आपको। गेहूं को पीसने में मशीन की ज़रूरत पड़ेगी, तो किस में आ गया? इंडस्ट्री सेक्टर में आ गया। उसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे तृतीयक सेक्टर, सबसे बड़ा सेक्टर है। इसमें सर्विस सेक्टर आता है, जैसे टूरिज्म हो गया दोस्तों, होटल, टैक्सी, बैंक, हॉस्पिटल, एजुकेशन, कोचिंग, आईटी, ट्रांसपोर्ट। और इसका कंट्रीब्यूशन दोस्त उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में कितना है दोस्तों? 2026-27 के बजट में कितना अनुमानित है? 50.46% अनुमानित है। मतलब साहब, यदि 100 रुपये की इकोनॉमी है तो 50 रुपया सीधे सर्विस सेक्टर से दोस्तों आ रहा है। तो इतना कैसे दोस्तों तृतीयक सेक्टर, सर्विस सेक्टर इतना? 4 धाम यात्रा दोस्तों, हरिद्वार टूरिज्म, ऋषिकेश योग टूरिज्म, नैनीताल टूरिज्म, होटल बिजनेस। ठीक है। अब दोस्तों टूरिस्ट आए तो क्या होगा? टैक्सी वाले को पैसा मिलेगा, होटल वाले को पैसा मिलेगा, दुकान वाले को पैसा मिलेगा। तो दोस्तों यही सर्विस सेक्टर है, और यह यहाँ से सबसे ज़्यादा अर्निंग उत्तराखंड की दोस्तों होती है। और हमारे उत्तराखंड में इसका योगदान कितना है अनुमानित है दोस्तों? 50.46। तो याद रखिए कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में यदि आप दोस्तों रखें तो तृतीयक सेक्टर हमारा सबसे बड़ा है, उसके बाद द्वितीयक सेक्टर है, और सबसे लास्ट में प्राथमिक सेक्टर है। तो इस क्रम को भी याद रखिए। बच्चे कई बार गलती कर देते हैं, कई बार तो बच्चे पहाड़ समझते हैं, पहाड़ का मतलब खेती समझने लग जाते हैं, और एग्रीकल्चर को हाइस्ट मान लेते हैं, लेकिन असल में हाइस्ट यहाँ पर सर्विस सेक्टर है दोस्तों। तो इस बात को भी, जिन बच्चों की इकोनॉमी कमज़ोर होती है वो खेती बाड़ी से एग्रीकल्चर टिक मार देंगे। तो याद रखिएगा दोस्तों, सर्विस हाइस्ट है यहाँ पर है। तो दोस्तों एग्रीकल्चर सिर्फ यहाँ पर 9.59% है, मतलब खेती कमज़ोर। पहाड़ी बहुत ज़्यादा चैलेंज है खेती करने के, माइग्रेशन प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है, और युद्ध भी बहुत ज़्यादा इन चीज़ों से आकर्षित नॉन फार्म जॉब ढूंढते हैं, खेती वाली जॉब अब नहीं ढूंढ रहे हैं। सबको कंप्यूटर और हाथ में रील घुमा रहे हैं बच्चे, अब सुबह शाम रील देख रहे हैं। खेती बाड़ी कम लोग पसंद कर रहे हैं। नई नई पढ़ी लिखी बालिकाएं भी अब खेती से उनका भी मन हट रहा है, बोल रहे हैं खेती कहाँ होती पहाड़ में, चलो मोमो खाते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड की इकोनॉमी का इंजन क्या है? सर्विस सेक्टर है दोस्तों। उत्तराखंड इकोनॉमी का इंजन क्या है? तो क्योंकि इसी जहाँ से इंजन सबसे ज़्यादा इनकम हो रही है, वही इकोनॉमी का इंजन हो गया। तो दोस्तों यदि सबसे पूछा जाए कि सबसे वीकर सेक्शन हमारा कौन सा है सेक्टर वीकेस्ट, तो प्राइमरी सेक्टर हमारा सबसे वीक है। और अगर पूछा जाए सबसे सेकंड लार्जेस्ट हमारा क्या है, इंडस्ट्री वाला सेक्टर हमारा काफ़ी मजबूत है दोस्तों। तो दोस्तों सर्विस सेक्टर स्ट्रॉन्ग है तो सरकार टूरिज्म पर फोकस करेगी, रोड बनाएगी, होटल सपोर्ट करेगी, और जो पिलग्रिमेज इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। तो दोस्तों उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था खेती आधारित नहीं है, बल्कि सर्विस लेड इकोनॉमी बन चुकी है, जहां टूरिज्म और स्वयं बहुत बड़ा दोस्तों योगदान देती हैं। तो दोस्तों प्राइमरी सेक्टर कमजोर होने का नेगेटिव साइड दोस्तों क्या होगा? रूरल डिस्ट्रेस होगा, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा होगा दोस्तों, खेती में कम लाभ, और हिल विलेज का खाली होना प्राइमरी सेक्टर का कम होने का सबसे नेगेटिव साइड है दोस्तों। और दोस्तों सर्विस सेक्टर ज़्यादा होने का पॉजिटिव साइड क्या है? रोजगार बढ़ता है, टूरिज्म इनकम बढ़ता है, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आती है,
फास्ट मनी सर्कुलेशन दोस्तों होता है, लेकिन दोस्तों यहाँ रिस्क भी है। अगर टूरिज्म बंद हुआ, कोरोना आ गया, महामारी आ गई, फ्लड आ गया, डिजास्टर आ गया, पेंडेमिक आ गया, तो इनकम गिर सकती है। इसलिए डाइवर्सिफाइड इकोनॉमी ज़रूरी है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी? एग्रीकल्चर को बूस्ट करेगी। इस बार के बजट में आप देखेंगे अभी अब एप्पल मिशन लेके आ रही है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, हर्ब्स, मिलेट, इस पर सब अनाजों पर काम करना होगा। इंडस्ट्री को बूस्ट करने के लिए न्यू इंडस्ट्रियल पॉलिसी लानी होगी, लॉजिस्टिक लाना होंगे, लॉजिस्टिक को इम्प्रूव करना होगा, रोड्स को इम्प्रूव करना होगा। सर्विस बूस्ट करने के लिए टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना होगा। चार धाम रोड्स की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी करनी होगी। डिजिटल सर्विस को बनाना होगा। टूरिज्म सेक्टर को बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। तो डायरेक्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके क्वेश्चन में क्या आ सकते हैं एग्जाम में? उत्तराखंड में सर्वाधिक योगदान किस सेक्टर का है? तृतीयक का है। न्यूनतम योगदान किसका है? प्राथमिक सेक्टर का है। तो सही क्रम जोड़ याद रखना दोस्तों, तृतीयक, फिर द्वितीयक, फिर प्राथमिक। तो सर्विस सेक्टर योगदान कितना है दोस्तों? 50.46% दोस्तों। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे राजकोषीय प्रबंधन और एफआरबीएम एक्ट अनुपालन के बारे में। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे राजकोषीय घाटा, फिस्कल डिफिसिट के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो राजकोषीय प्रबंधन क्या होता है, यानी कि फिस्कल मैनेजमेंट होता क्या है? मतलब सरकार अपने पैसे कमाने, पैसे खर्च करने, घाटा कंट्रोल करने, कर्ज को मैनेज करने की पूरी व्यवस्था कैसे करती है। तो सरल भाषा में कहें दोस्तों, सरकार का फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही राजकोषीय प्रबंधन है। दोस्तों आप ऐसे समझो, जैसे घर में सैलरी आती है, राशन खर्च होता है, फीस भरते हैं, ईएमआई देते हैं, बचत करते हैं, वैसे ही सरकार भी बजट बनाती है। अब दोस्तों बात करेंगे एफआरबीएम एक्ट के बारे में। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों एफ फिस्कल, आर का मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, बी का मतलब बजट, और एम का मतलब होता है दोस्तों मैनेजमेंट। तो इसका मतलब हुआ, पूरा अर्थ हुआ दोस्तों राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम। तो दोस्तों एफआरबीएम एक्ट कब आया? 2003 में आया दोस्तों। 2004 में लागू हुआ था। कौन लेके आया था दोस्तों? उसमें अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे और एनडीए की सरकार थी दोस्तों उस समय। क्यों लाया गया दोस्तों एफआरबीएम एक्ट 2003 में क्यों आया संसद में? क्योंकि सरकारों का घाटा बढ़ रहा था, कर्ज बढ़ रहा था, बजट डिसिप्लिन चाहिए था, फ्यूचर पर ऋण का बोझ बढ़ रहा था। तो दोस्तों एफआरबीएम का मकसद क्या है? घाटा को सीमित करना, उधार को कंट्रोल करना, ट्रांसपेरेंट बजट बनाना और रिस्पॉन्सिबल स्पेंडिंग करना। तो दोस्तों जो अब हम बात करें दोस्तों राजकोषीय घाटा यानी कि फिजिकल डिफिसिट की बात करें तो ये कितना है? 12,579.70 करोड़, और परसेंट में कितना है दोस्तों? ये 2.94%। तो दोस्तों फिजिकल डेफिसिट जब सरकार का कुल खर्च कुल आय से ज़्यादा हो और जितनी कमी रह जाती है, मतलब खर्च के लिए कितना पैसा चाहिए और कितना पैसा आपके पास है, उसका जो अंतर होता है दोस्तों वो फिजिकल डिफिसिट होता है। दोस्तों जैसे आपके पास 100 रुपये हैं और आपको चाहिए 150 रुपये, कुछ सामान आपको खरीदना है, तो यहाँ पर जो गैप बना 50 रुपये बना, यही आपका डिफिसिट है दोस्तों। तो अब ये दोस्तों 2.94% ये अच्छा क्यों माना जाता है? यहाँ पर ये वैधानिक सीमा के भीतर है। ऐसा क्यों लिखा है कि एफआरबीएम एक्ट घाटा निर्धारित 3% की वैधानिक सीमा के भीतर है? क्योंकि जो मैंने दोस्तों जो एफआरबीएम जो एक्ट बना था 2003 में, उसमें जो बेंच मार्क रखा गया था 3% के आसपास माना जाता है। मतलब 3% से ज़्यादा ये नहीं हो जाना चाहिए। मतलब अब ये जो लिमिट है 2.94%, ये 3% के जो बेंच मार्क है 3%, उसके भीतर है। अब दोस्तों यदि फिजिकल डिफिसिट बढ़ेगा, आप ज़्यादा लोन लेंगे, सब लोग ज़्यादा लेंगे, तो आपकी बोरिंग बढ़ेगी, आपका ब्याज का बोझ बढ़ेगा और आगे फ्यूचर बजट भी आपका बिगड़ेगा। और दोस्तों बात करेंगे राजस्व स्थिति के बारे में, यानी कि रेवेन्यू स्टेटस के बारे में बात करेंगे। तो ये कितना दिखा रहा है दोस्तों? 2536.33, ये राजस्व अधिशेष है। तो ये दोस्तों क्या है? जब सरकार की रोज़मर्रा इनकम जो है रोज़मर्रा खर्च से ज़्यादा हो, मतलब यहाँ पे इनकम ज़्यादा हो रही है दोस्तों, मतलब पर डे की इनकम जो है वो ज़्यादा है, रोज़मर्रा की इनकम। रेवेन्यू इनकम कहाँ से आ रही है? टैक्स, फ़ी और जो केंद्र से जो ग्रांट वगैरह मिल रहे हैं उनसे हो रही है। और खर्चा कहाँ हो रहा है? जो आप सैलरी दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, सब्सिडी दे रहे हो, और जो ऑफिस के खर्चे हैं। तो आप ये समझिए दोस्तों, यदि आपकी इनकम 10,000 है और डेली खर्च आपका 8,000 है, पर डे का इनकम आपकी 10,000 है और डेली खर्च 8,000 है, तो आपका 2,000 बच रहे हैं, तो आप सरप्लस में हैं। यदि आपके 2,000 रुपये बच रहे हैं तो सरप्लस में।
तो उत्तराखंड का दोस्तों पर डे के मामले में इतना बढ़ रहा है, इतना बच रहा है दोस्तों, 2536.33 करोड़ रुपया बढ़ रहा है। अब दोस्तों उत्तराखंड में दोस्तों रूटीन खर्च निकालने से पैसा बच रहा है, मतलब फिजिकल हेल्थ दोस्तों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब तीसरा देखते हैं दोस्तों, लोक ऋण, पब्लिक डेब्ट की बात करें तो दोस्तों ये क्या होता है, सरकार ने अब तक जितना लोन लिया है और बाकी चुकाना भी है तो वही पब्लिक डेब्ट है। तो क्या दोस्तों ये ज़्यादा है, 24.04% जो लोक ऋण है ज़्यादा है? तो सीधे नंबर देखकर नहीं बोलते, यह दोस्तों जीएसडीपी के अनुपात में देखा जाता है कि मतलब राज्य की इकोनॉमी साइज क्या है, उसके हिसाब से दोस्तों ये संतुलन में है। मतलब दोस्तों ये समझिए कि आपकी इनकम 10 लाख है और 10 लाख है और उसमें से आप 2 लाख लोन ले लेते हो, आपका लोन 2 लाख है तो आप मैनेज कर सकते हो। लेकिन आपकी इनकम यदि 2 लाख है और आप 2.5 लाख का लोन लेते हो तो ये रिस्की है दोस्तों। इसलिए उत्तराखंड के केस में भी 24.04% तुरंत खतरे का संकेत नहीं है, ये मैनेजेबल जोन में माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो डेप्ट और डिफिसिट में आपको अंतर समझ में आ गया। फिजिकल डिफिसिट का मतलब इस साल की कमी कितना कम हो रहा है। पब्लिक डेप्ट दोस्तों पिछले कुछ सालों का जो लोन है उसको हम क्या बोलेंगे, पब्लिक डेप्ट। और फिजिकल डेफिसिट इस साल कितना पैसा कम पड़ रहा है वो फिजिकल डेफिसिट हुआ। और पब्लिक डेप्ट पिछले वर्षों का जो लोन जो चुकाना है सरकार को वो पब्लिक डेप्ट है। तो इकोनॉमी के हिसाब से उत्तराखंड इकोनॉमी साइज से 20.04 मैनेजेबल है दोस्तों, ये आप कह सकते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड का जो फिजिकल मैनेजमेंट डिसिडेंट है, डिफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं है और यहाँ पर तुम राजस्व स्थिति सरप्लस में है, डेप्ट जोन यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल में दिख रहा है। ठीक है, तो आप समझिए, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब डायरेक्ट क्वेश्चन परीक्षा में यहाँ से डायरेक्ट 2026-27 के बजट से पहला क्वेश्चन आपका बन सकता है दोस्तों, एफआरबीएम का फुल फॉर्म क्या है? तो आप याद रखिएगा, फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। एफआरबीएम एक्ट कब आया? 2003 में आया। किस सरकार द्वारा लाया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा लाया गया था। फिजिकल डेफिसिट दोस्तों हमारा कितना है? 12,579.70। तो इसको याद रखिएगा दोस्तों, ये फिजिकल डेफिसिट है। और परसेंटेज में दोस्तों कितना जाएगा? 2.94%। और रिवेन्यू सरप्लस की बात है, ये कितना है दोस्तों? 2,536.33 करोड़। और पब्लिक डेप्ट हमारा परसेंटेज में दोस्तों कितना है? 24.04% दोस्तों ये है। तो निश्चित रूप से दोस्तों आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो दोस्तों आप उत्तराखंड एग्जाम के एक सीरियस एस्पिरेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक कन्फ्यूजन हो रहा है, एक तरफ हम राजकोषीय घाटा बता रहे हैं दोस्तों यहाँ पर आपको, और दूसरी तरफ राजस्व स्थिति हम आपको सरप्लस बता रहे हैं, मतलब ठीक ठाक है, राजस्व स्थिति में फ़ायदा हो रहा है। तो दोस्तों पहले आप राजस्व स्थिति को समझिए, यह सरकार के रोज़मर्रा के पैसे का हिसाब है। जैसे आय किससे हो रही है? टैक्स के थ्रू हो रही है, फीस ले रही है, स्टैम्प ड्यूटी ले रही है, क्रेन से ग्रांट मिल रही है। और दोस्तों खर्च किस में हो रहा है? सरकार का सैलरी देने में हो रहा है, पेंशन देने में हो रहा है, सब्सिडी में हो रहा है, ऑफिस खर्च हो रहा है। तो आय ज़्यादा है और खर्च कम है, तो इसको तो यहाँ पर आय ज़्यादा है और खर्च कम है, तो इसको हम बोलेंगे रिवेन्यू सरप्लस, और सरकार का इतना पैसा बच रहा है। लेकिन दोस्तों राजकोषीय घाटा में क्या हो रहा है दोस्तों? यह कुल बजट का हिसाब है दोस्तों। इसमें रिवेन्यू खर्च पता कैपिटल खर्च दोनों आते हैं, रिवेन्यू खर्च कर दोनों आते हैं। अब कैपिटल खर्च में दोस्तों सड़क बनाना, पुल बनाना, स्कूल बिल्डिंग बनाना, अस्पताल बिल्डिंग बनाना, इरिगेशन प्रोजेक्ट बनाना, तो यहाँ पर टोटल खर्च ज़्यादा है और टोटल इनकम सरकार की कम है, तो इसलिए यहाँ पर फिजिकल डिफिसिट है दोस्तों। बच्चों की तरह आप ऐसे समझ लो कि परिवार की मंथली इनकम 50,000 है और रोज़मर्रा के खर्चे में समझ लो कि राशन का खर्च 15,000 हो गया, फीस 10,000 हो गई, बिजली 5,000 हो गई, तो टोटल खर्चा आपका 30,000 हो गया, जबकि आपकी मंथली इनकम 50,000 है। तो ये मैनेजेबल है क्योंकि 20,000 आप तब भी आपके बच रहे हैं, तो ये रिवेन्यू सरप्लस है। लेकिन दोस्तों उसी महीने आपने फैमिली ने 8 लाख की या 10 लाख की कार ले ली, तो फिर ये बजट मैनेजेबल नहीं होगा। अब कुल खर्च आपका बढ़ गया, अब आपका गैप बढ़ गया, जो इनकम है और जो आपने खरीदारी की उसमें गैप बहुत ज़्यादा बढ़ गया दोस्तों। तो इसी को दोस्तों बोलते हैं राजकोषीय घाटा। तो दोस्तों इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो रिवेन्यू सरप्लस है वो तो फ़ायदे में है, रूटीन इनकम है वो रूटीन खर्च से ज़्यादा है। लेकिन जो फिजिकल डिफिसिट है, सरकार कैपिटल प्रोजेक्ट
का बड़ा हिस्सा जो है रोड बनाने में, ब्रिज बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेवलपमेंट में खर्च कर रही है। तो इसलिए यहाँ पर आय और खर्च में अंतर बहुत ज़्यादा है। तो इसका मतलब क्या निकला? तो क्या ये चीज़ बुरी चीज़ है फिजिकल डिफिसिट? बल्कि अच्छा संकेत भी हो सकता है। ये अच्छा संकेत भी हो सकता है, लेकिन यदि सरकार सही तरह से पैसे को खर्च करती है तो ये अर्थव्यवस्था के लिए अच्छा भी हो सकता है। यदि सरकार अपने प्रोजेक्ट बना रही है तो उससे लाभ होगा। तो इस तरह का जो राजकीय घाटा है वो बाद में मैनेज हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम राजकोषीय घाटा अच्छा कैसे हो सकता है? अगर सरकार लोन लेकर प्रोडक्टिव काम करे और डिफिसिट फ्यूचर में फ़ायदा दे सकता है, जैसे सड़क बनाना, पुल बनाना, रेलवे बनाना, मेट्रो बनाना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, सिंचाई परियोजना चलाना, बिजली प्रोजेक्ट बनाना, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। तो इससे क्या होगा दोस्तों? फ्यूचर में जॉब बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा, टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, इकोनॉमी दोस्तों ग्रो होगी। तो दोस्तों आज का डिफिसिट कल की ग्रोथ बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करेंगे बजट का प्रभाव, मतलब रुपया, उत्तराखंड सरकार रुपया कहाँ से जुटाती है, मतलब कहाँ से जुटाएगी और कहाँ जाता है। तो दोस्तों रुपया आता है, जो टॉप सोर्सेज हैं पैसा कमाने के उत्तराखंड के, सबसे पहले दोस्तों है स्टेट्स ऑन टैक्स, यानी कि स्वयं का कर राजस्व। तो दोस्तों ये उत्तराखंड की इनकम का सबसे बड़ा टैक्स स्रोत है दोस्तों। मतलब राज्य खुद टैक्स कलेक्ट करता है, जैसे स्टेट जीएसटी का हिस्सा हो गया, वैट हो गया, एक्साइज ड्यूटी होगी, स्टाम्प ड्यूटी होगी, व्हीकल टैक्स हो गया, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी हो गई। तो दोस्तों जब लोग व्हीकल खरीदते हैं तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन करते हैं या पेट्रोल डीजल खरीदते हैं तो सरकार को टैक्स मिलता है। और यह सबसे बड़ा सोर्स है दोस्तों, ये 28.8 जिससे सबसे ज़्यादा इनकम दोस्तों स्टेट ऑन टैक्स से राज्य को होती है। सबसे बड़ा इनकम का सोर्स दोस्तों स्टेट ऑन टैक्स से दोस्तों आता है। उसके बाद पैसा और सरकार कहाँ से जुटाती है? लोक ऋण। सरकार को उधार भी लेना पड़ता है, सरकार लोन लेती है, जैसे आप लोग लोन लेते हैं कई बार, तो सरकार भी लेती है। अब क्यों लोन लेती है? क्योंकि सरकार को सड़क बनानी है, ब्रिज बनाना है, प्रोजेक्ट शुरू करने होते हैं, बजट गैप भी भरना है। बजट में जो गैप हो रहा है, मैंने बताया था अभी आपको, डिफिसिट बताया था, फिजिकल डिफिसिट बताया था कि इनकम कम है और ज़रूरत ज़्यादा है, तो आप उस कमी को पूरा करने के लिए आप बॉन्ड इशू कर जारी करोगे, और तो इससे सरकार पैसा जुटाती है। उसके अलावा केंद्र से सहायता में अनुदान, ये कितना मिलता है दोस्तों? 20.59%। केंद्र से जो सहायता मिलती है वो 20.59% है दोस्तों। अब मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा जो ग्रांट मिलता है, स्कीम ग्रांट से होती है, बहुत सारी स्कीम जिसमें ग्रांट मिलता है। डिजास्टर रिलीफ में जो पैसा सेंटर द्वारा दिया जाता है, या केंद्र द्वारा जो स्पॉन्सर्ड स्कीम होती हैं, जो केंद्र द्वारा चलाई जाती हैं और राज्य को जो पैसा दिया जाता है, उससे दोस्तों कितना पैसा मिल रहा है? केंद्र द्वारा 20.59% केंद्र से सहायता अनुदान के रूप में मिलता है। उसके अलावा राज्य करों में जो राज्य का हिस्सा है, सरकार, क्योंकि सरकार टैक्स कलेक्ट करती है उसको फिर राज्यों को में बांटती है, तो इनकम टैक्स हो गया और जीएसटी पूल जो शेयरिंग होती है, तो उससे जो इनकम राज्य को होती है वो 19.39% है दोस्तों। तो सबसे ज़्यादा याद रखिएगा दोस्तों, जो सोर्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सबसे ज़्यादा सरकार पैसा कहाँ से जुटा रही है दोस्तों? सरकार स्वयं का कर जो स्टेट ऑन टैक्स जो है 28.85% सबसे ज़्यादा सरकार यहाँ से पैसा जुटा रही है। उसके बाद उधार लेके, बोरोइंग करके, उसके बाद ग्रांट से पैसा आ रहा है दोस्तों, जो केंद्र से भी ग्रांट के रूप में मिल रहा है। उसके बाद दोस्तों टैक्स से उत्तराखंड सरकार अपना पैसा जुटा रही है। तो इस सीरीज को आप समझ आइए, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में दोस्तों। परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आगामी परीक्षाओं के लिए, उत्तराखंड की सभी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों इधर की अब साइड में देखिए, रुपया जाता कहाँ है दोस्तों? अन्य व्यय आपको दिख रहा है 26.9%। ये सबसे बड़ा खर्चा है दोस्तों उत्तराखंड सरकार का। 2000 यदि पैसा कहाँ जाता है, अब ये सबसे बड़ी कैटेगरी खर्चे की। अब इसमें मिक्स्ड एक्सपेंस ज़्यादा होते हैं, जैसे स्कीम के हो गए, एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे हो गए, मेंटेनेंस खर्चे हो गए, डिपार्टमेंटल खर्चे ज़्यादा होते हैं। जैसे आपका खाने का खर्चा दोस्तों दाल रोटी का उतना खर्चा नहीं है जितना आपको मोमो खाने का खर्चा है, आपको मोबाइल रिचार्ज का खर्चा है, फैशन का खर्चा है, सिनेमा का खर्चा है नहीं, दुनिया भर के आपके बाज़ार के खर्चे हैं,
तो वो खर्चे ज़्यादा हैं आपके डेली नीड के खर्चे से, दाल भात के खर्चे आपके फालतू खर्चे ज़्यादा हैं। तो उसी प्रकार सरकार के जो अन्य खर्चे हैं, स्कीम, एडमिनिस्ट्रेटिव, मेंटेनेंस और डिपार्टमेंटल में जो जो खर्चा आता है, मिसलेनियस जो खर्चा आते हैं, वो खर्चे का हिस्सा सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद वेतन भत्ते मजदूरी ये सब देने में, भाई सरकारी कर्मचारी को सैलरी देनी है, उनको अलाउंस देने हैं, उनको वेजेज देने हैं, टीचर का आ गया, पुलिस, क्लर्क, इंजीनियर, हेल्थ स्टाफ, जितने भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, सबकी सैलरी, ये पैसा कितना चला जाता है सरकार का, 25.45%। उसके अलावा दोस्तों वृहद लघु निर्माण कार्य, मतलब डेवलपमेंट वर्क में जैसे सड़क बनाया, पुल, बिल्डिंग, इरिगेशन, पब्लिक वर्क के जितने भी काम होते हैं, इसमें 12.49% चला जाता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों पेंशन आता है, पेंशन देने में जो रिटायर्ड कर्मचारी होते हैं उनको पेंशन देने में 12.45% चला जाता है। तो कुल मिला के दोस्तों ये 100% का हिसाब हो गया कि पैसा आता कहाँ से है और पैसा तो खर्च सबसे ज़्यादा खर्च कहाँ होता है, अदर्स में सबसे ज़्यादा खर्चा है दोस्तों, मिसलेनियस खर्च सबसे ज़्यादा है उत्तराखंड के, उसके बाद सैलरी देने में खर्चा होता है, उसके बाद कंस्ट्रक्शन में खर्चा है, और लास्ट में सबसे कम खर्चा दोस्तों पेंशन देने में सरकार का होता है। तो दोस्तों याद रखिए, उधार जैसे यहाँ पर बोरोइंग लिखा है, पैसा आने का सोर्स है, लेकिन बाद में ये रिपे भी करना पड़ता है और फ्यूचर बजट में ही जा सकता है दोस्तों। तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिए। तो इसका मतलब अब दोस्तों यहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, स्टेट ऑन हाई टैक्स यहाँ पर हाइस्ट है, मतलब राज्य सेल्फ रिलायंट बन रहा है। कंस्ट्रक्शन खर्च है, मतलब डेवलपमेंट हो रहा है। सैलरी पेंशन मैनेजेबल कैटेगरी में है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अगर बोरोइंग बहुत बढ़ जाए तो डेप्ट बढ़ेगा, इंटरेस्ट बर्डन भी बढ़ेगा, इसलिए बैलेंस दोस्तों उधार लेने में बहुत ज़रूरी होता है। तो दोस्तों सबसे बड़ा जो यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा सोर्स उत्तराखंड सरकार का क्या है, कि सबसे बड़ा सोर्स उत्तराखंड की इनकम का क्या है, तो स्वयं का कर राजस्व है, इसको याद रखेगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और रुपया सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है दोस्तों, अन्य व्यय में जाता है, 26.95% में जाता है। और आपसे पूछ होता है कि बोरोइंग कितना परसेंट है दोस्तों, वह है दोस्तों 24.04% की है दोस्तों। ग्रांट से दोस्तों कितना मिलता है, याद रखिएगा, ये मिलता है 20.59% दोस्तों। और सबसे बड़ा स्पेसिक एक्सपेंडिचर खर्चा जो हमें दिख रहा है दोस्तों, वेतन भत्ता मजदूरी सैलरी देने में, ये कितना जा रहा है दोस्तों, यहाँ पर 25.49% मजदूरी वेतन देने में जा रहा है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण फैक्टर है दोस्तों परीक्षा के लिए। दोस्तों उत्तराखंड बजट 2026-27 में सिर्फ आंकड़े नहीं दिए गए हैं, बल्कि सरकार ने अपने विकास विजन को भी शब्दों में समझाया है। यहाँ पर शब्द हमें दिख रहा है दोस्तों केदार, और एक तरफ दिख रहा है दोस्तों हमें मानस। ये दोनों सिर्फ नाम नहीं हैं बल्कि पॉलिसी मॉडल हैं दोस्तों। इनमें इससे आपके जो मेन आंसर बनेंगे, इंटरव्यू, ऐसे MCQ सब बनेंगे दोस्तों। इससे बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है दोस्तों ये आपकी उत्तराखंड बजट 2026-27 की। तो सबसे पहले हम दोस्तों केदार, KEDR को समझेंगे, और इसका नाम मानस क्यों, इसको भी समझेंगे। तो दोस्तों आप जानते हैं उत्तराखंड एक धार्मिक, सांस्कृतिक और पर्वतीय राज्य है, इसलिए बजट में ऐसे शब्द चुने गए हैं जो राज्य की पहचान से जुड़े हों। जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों KEDAR, केदार, कैपिटल लेटर में देखिए, और केदार का मतलब केदारखंड यानी गढ़वाल क्षेत्र से संबंध है। और दोस्तों यहाँ पर आपको MANS मानस दिख रहा है, जिसका संबंध कुमाऊं क्षेत्र से है। मतलब दोस्तों बजट में रीजनल बैलेंस प्लस कल्चरल आइडेंटिटी भी दिखाई गई है। तो दोस्तों सबसे पहले केदार का मतलब क्या है, विकास की 5 प्राथमिकताएं सरकार की क्या हैं। तो दोस्तों के का मतलब यहाँ पर दोस्तों के का मतलब के से कौशल होता है, कौशल आप लिखेंगे तो के से ही स्पेलिंग शुरू करेंगे, कौशल, ठीक है। तो देवनागरी में ही के से कौशल है दोस्तों। इसका मतलब होता है दोस्तों स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान रहेगा सरकार का। क्यों जरूरी है दोस्तों, मतलब युवाओं को स्किल देना, क्योंकि दोस्तों सिर्फ 8 डिग्री से जॉब नहीं मिलती, स्किल चाहिए दोस्तों। चाहे कंप्यूटर ट्रेनिंग हो, चाहे टूरिज्म गाइड ट्रेनिंग हो, चाहे AI ट्रेनिंग हो, चाहे होटल मैनेजमेंट हो, चाहे कोई भी टेक्निकल जॉब हो, इलेक्ट्रिशियन हो, प्लम्बरिंग हो, डिजिटल स्किल हो, कुछ भी हो, उत्तराखंड में बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि यहाँ टूरिज्म में बहुत बड़ा सेक्टर है। यदि यूथ ट्रेंड होंगे तो उनको रोज़गार मिलेगा। तो दोस्तों कौशल विकास बेरोजगारी कम करने का सबसे बड़ा साधन है के फॉर कौशल विकास। तो आप इसको अच्छी तरह समझिए। दूसरा ई है, तो ई का मतलब इकोलॉजी संवर्धन, इकोलॉजी मतलब पर्यावरण संरक्षण। मतलब दोस्तों आप जानते हैं
उत्तराखंड हिमालयी राज्य है, इसलिए इकोलॉजी सबसे महत्वपूर्ण शब्द है। फॉरेस्ट को बचाना, रिवर क्लीनिंग करना, लैंडस्लाइड को कंट्रोल करना, डिजास्टर मैनेजमेंट करना, क्लाइमेट एडाप्टेशन। क्यों जोड़ी है दोस्तों? अगर पहाड़ सुरक्षित नहीं रहे तो विकास भी सुरक्षित नहीं रहेगा। तो दोस्तों इसलिए उत्तराखंड में इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों साथ साथ चलने चाहिए। उसके बाद डी फॉर दोस्तों यहाँ पर है धरोहर संरक्षण, हेरिटेज, मतलब ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करना, जैसे मंदिर संरक्षण, पुराने भवन, लोक संस्कृति, लोक नृत्य और पारंपरिक मेले, जैसे दोस्तों केदारनाथ हो गया, बद्रीनाथ, जागेश्वर, कार्तिक स्वामी, लोक संस्कृति। क्यों जरूरी है? क्योंकि हेरिटेज टूरिज्म से इनकम आती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ए फॉर है अवसंरचना निर्माण, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना। दोस्तों सड़क बहुत अच्छी बनाना, पुलें बनाना, टनल बनाना, बिजली पैदा करना, पानी की सप्लाई तेज करना, हॉस्पिटल की व्यवस्था ठीक करना, स्कूल को बेटर सर्विस प्रोवाइड करना, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, इंटरनेट की कनेक्टिविटी को तेज करना। उत्तराखंड में जो क्यों जरूरी है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर? क्योंकि पहाड़ी राज्य में कनेक्टिविटी सबसे बड़ी चुनौती है। इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट मतलब विकास कई गुना दोस्तों बढ़ जाएगा। और सबसे बड़ा दोस्तों यहाँ पर है आर फॉर रिवर्स माइग्रेशन। आर रिवर्स किसमें? आर से शुरू होगी दोस्तों। रिवर्स दोस्तों हो गया रहा आजकल, मतलब लोग गांव छोड़ के शहर जा रहे हैं, उन्हें गांव वापस लाना है। सरकार का ये मिशन है दोस्तों। माइग्रेशन क्यों हो रहा है? क्योंकि गांव में रोजगार नहीं है, सड़कें नहीं हैं, स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, बेसिक सुविधाएं नहीं है। तो अब वापस लोग कैसे घर वापस आएंगे? रिवर्स माइग्रेशन कैसे होगा? सरकार को लोकल जॉब प्रोवाइड करनी होंगी, होम स्टे शुरू करना होगा, जो क्योंकि टूरिस्ट प्लेस है उत्तराखंड, होम स्टे लोग शुरू करेंगे तो अभी इनकम का बहुत बड़ा जरिया बन जाएगा। फार्मिंग सपोर्ट यदि सरकार देती है तो यहाँ पर छोटी मोटी खेती बाड़ी करके बहुत अच्छी इनकम, फसल उगा के या साग सब्जी उगा के, फूलों को उगा के या फलों को उगा के बहुत अच्छी अर्निंग दोस्तों पहाड़ में हो सकती है। टूरिज्म को बढ़ावा दे के पहाड़ यहाँ पर रुक सकता है। रोड्स की कनेक्टिविटी आप बढ़िया करोगे तो गांव के लिए भी अपना माल पहुंचाना शहर में आसान हो जाएगा, जो इनकम बढ़ेगी और वो कभी अपना गांव नहीं छोड़ेंगे। नहीं तो आप देख रहे हैं कुछ इधर पौड़ी साइड में देखिए, टेरी साइड में इतना पलायन हुआ है कि घर भूतिया हवेली लोग कहने लग गए हैं। तो इंटरनेट ये सर को जब बढ़ावा मिलेगा, आज गांव में इंटरनेट ही नहीं आता, इंटरनेट का सिंगल टावर 2G आता है, नेट चलता ही नहीं है। तो ये सब सरकार यदि इसमें ध्यान देगी, रिवर्स माइग्रेशन को जो रोकना मतलब वापस लाना चाहती है, रिवर्स माइग्रेशन गाँव वाले वापस आते हैं, तो इस सब चीज़ को दोस्तों इस बजट में प्राथमिकता दी गई है दोस्तों। क्योंकि खाली होते हुए गांव एक बहुत बड़ी समस्या है। तो दोस्तों रिवर्स माइग्रेशन पर्वतीय क्षेत्रों में पुनर्जीवन का दोस्तों माध्यम है। तो दोस्तों याद रखिएगा, के फॉर स्केल, ई फॉर इकोलॉजी, डी फॉर हेरिटेज, ए फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर और आर फॉर रिवर्स माइग्रेशन। तो दोस्तों अब हम पार्ट 2 में मानस के बारे में करेंगे। दोस्तों मानव समाज, संस्कृति और नए अवसरों पर आधारित मॉडल है ये जो बजट रखा गया है। ये समाज, संस्कृति और नए अवसरों पर आधारित मॉडल ये बजट है। तो एम का मतलब दोस्तों, एम से मौ से मंगलकारी होता है, मतलब जनता के कल्याण का बजट बताया गया है दोस्तों। इसको ऑस्पिशियस बजट इसको दोस्तों बताया गया है। गरीब वेलफेयर के लिए सरकार काम करेगी, मंगलकारी के लिए गरीब वेलफेयर, किसान की सहायता की जाएगी, महिलाओं के लिए कई योजनाएं लेके लाई जाएंगी, यूथ सपोर्ट दोस्तों बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आसान भाषा में कहें, जो जनता के लिए शुभ हो, लाभकारी हो। तो मानस का ये आप समझ रहे हैं, तो एम का मतलब समझ गए। अब ए फॉर अवसरयुक्त अपॉर्चुनिटी, मतलब रोजगार और ग्रोथ का अवसर देना, जैसे स्टार्टअप शुरू करना, नए नए स्टार्टअप शुरू करना, नए नए रोजगार शुरू करना, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, टूरिज्म जॉब, MSME को बढ़ावा देना। तो राज्य का अवसर आधारित अर्थव्यवस्था बनाना, तो अवसर युक्त आधारित अपॉर्चुनिटी जो है उसका पूरा फायदा उठाना, ए का मतलब है दोस्तों। एन का मतलब इनोवेटिव, जिसको आप नवोन्मेषी कह रहे हैं, नौ से ही नवोन्मेषी है, मतलब आइडिया और टेक्नोलॉजी अपनाना, AI को अपनाना, ई गवर्नेंस, डिजिटल सर्विस, स्मार्ट फार्मिंग, स्टार्टअप इकोसिस्टम। क्यों जरूरी है? कि नई इकोनॉमी इनोवेशन से बनती है, नई इकोनॉमी जो बनेगी इनोवेशन से बनेगी। ये लोग दोस्तों एन फॉर इस पीरियड में इनोवेशन का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है। और दोस्तों ए फॉर आध्यात्मिक, स्पिरिचुअल। दोस्तों उत्तराखंड देवभूमि है, इसलिए स्पिरिचुअल इकोनॉमी बहुत बड़ी शक्ति है। यहाँ 4 धाम यात्रा, योगा टूरिज्म, पिलग्रिमेज रूट्स हो गए और मेडिटेशन सेंटर हो गए,
तो आध्यात्मिक पर्यटन राज्य की आय का दोस्तों महत्वपूर्ण स्रोत दोस्तों है, इसलिए सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। और यदि चारधाम यात्रा बढ़ेगी तो सबके लिए दोस्तों रोजगार होगा, टूरिस्ट आएगा तो सबके लिए दरवाजे खुलेंगे, तो इसलिए इसका ध्यान दोस्तों दिया गया है। उसके बाद लास्ट शब्द है दोस्तों एस का मतलब होता है एस फॉर सांस्कृतिक। इसमें आप ऐसे लिखेंगे दोस्तों, तो सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कल्चरल मतलब राज्य की लोक पहचान को बढ़ावा देने पर ध्यान दिया जाएगा। जैसे लोक संगीत को बढ़ावा दिया जाएगा, मेलों को, फेस्टिवल को बढ़ावा दिया जाएगा, ट्रेडिशनल फूड को बढ़ावा दिया जाएगा, क्राफ्ट्स जो हैंडमेड होते हैं, इन सबको उत्तराखंड सरकार इस बजट में बढ़ाने की कोशिश कर रही है। क्यों जरूरी है? क्योंकि कल्चर से दोस्तों टूरिज्म बनता है। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि मानस में एम का मतलब वेलफेयर, ए का मतलब अपॉर्चुनिटी, एन का मतलब इनोवेशन, ए का मतलब स्पिरिचुअल और एस का मतलब दोस्तों कल्चरल से है। तो दोस्तों कुमाऊं आप समझ गए, मानसखंड, गढ़वाल, केदारखंड, मतलब बजट में दोनों क्षेत्रों को सिंबॉलिकली जोड़ा गया है और सरकार ने यहाँ पर रीजनल बैलेंस दिखाना चाहती है दोस्तों इस बजट के माध्यम से। दोस्तों यहाँ से आपके लिए उत्तराखंड गवर्नमेंट ने क्या क्वेश्चन, केदार में आर का मतलब क्या है? तो दोस्तों रिवर्स माइग्रेशन। मानस में एन का अर्थ क्या है? तो आपको ध्यान देना पड़ेगा, एन का मतलब क्या है? नवोन्मेषी, और इंग्लिश वर्ड भी याद कर लिए दोस्तों, इनोवेटिव। केदार किससे जुड़ा हुआ है? केदारखंड यानी गढ़वाल से। मानस किससे जुड़ा है? मानसखंड यानी कुमाऊं से। इकोलॉजी किस मॉडल में है? अब याद रखना, इकोलॉजी यहाँ पर किस मॉडल में है? केदार मॉडल में है। देखो इकोलॉजी शब्द, तो इकोलॉजी किस मॉडल में है? तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे, तो एक केदार मॉडल में है दोस्तों। परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दोस्तों ये स्लाइड है। तो दोस्तों हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक पर पहुंच चुके हैं यहाँ पर, उत्तराखंड बजट 2026-27 में। दोस्तों उत्तराखंड बजट 2026-27 सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, यह एक विजन डॉक्यूमेंट है। दोस्तों सरकार ने इस बजट में विकास को समझाने के लिए दो बड़े मॉडल दिए हैं। पहला दोस्तों संतुलन और दूसरा दोस्तों ज्ञान। दोस्तों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से MCQ या आप पीसीएस में मेन से देखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन जोड़ पूछे जाएंगे, इंटरव्यू में आपसे यहाँ से जोड़ क्वेश्चन दोस्तों इस बजट से पूछे जाएंगे। तो दोस्तों पहले समझो संतुलन क्या है। संतुलन क्या है? यानी कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट मॉडल, यानी कि ऐसा विकास जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर सेक्टर को साथ लेकर चला जाए, इसी को कह रहे हैं दोस्तों संतुलन। तो सरकार का हिडन मैसेज क्या है? सिर्फ शहर ही नहीं, सिर्फ रोड ही नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री ही नहीं, बल्कि समावेशी और संतुलित विकास का नाम का मॉडल है दोस्तों ये। तो संतुलन में जो दोस्तों एस है, इसका मतलब परीक्षा में पूछा जाएगा। तो एस का मतलब दोस्तों यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था। एस का मतलब दोस्तों स्वास्थ्य व्यवस्था से मतलब होगा, मतलब हेल्थ सिस्टम बहुत मजबूत रहेगा। इसमें क्या आता है? अस्पताल आएगा, डॉक्टर आएगा, मेडिकल कॉलेज आएगा, एम्बुलेंस आएगी, मातृ स्वास्थ्य आएगा, ग्रामीण विकास आएगा। और क्यों जरूरी है दोस्तों? क्योंकि यदि स्वस्थ जनता होगी तो प्रोडक्टिव इकोनॉमी बढ़ेगी। तो दोस्तों स्वास्थ्य में निवेश मानव निर्माण की दोस्तों पूंजी है। ए फॉर दोस्तों आत्मनिर्भरता। दोस्तों अब हम महत्वपूर्ण टॉपिक में पहुंच चुके हैं कि उत्तराखंड बजट 2026-27 सिर्फ पैसों का हिसाब नहीं है, यह एक विजन डॉक्यूमेंट है। दोस्तों सरकार ने इस बजट में विकास को समझाने के लिए दो बड़े मॉडल दिए हैं। पहला दोस्तों संतुलन और दूसरा दोस्तों ज्ञान। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों ही पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से MCQ और मेंस में पीसीएस वाले जो बच्चे स्टूडेंट हैं अपर लोअर, और इंटरव्यू में यहाँ से क्वेश्चन दोस्तों बनेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे संतुलन का मतलब क्या है। यानी कि बैलेंस्ड डेवलपमेंट मॉडल, यानी ऐसा विकास जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर सेक्टर को साथ लेकर चला जाए। तो दोस्तों सरकार का हिडन मैसेज क्या है? सरकार कहना चाह रही है सिर्फ शहर ही नहीं, सिर्फ रोड ही नहीं, सिर्फ इंडस्ट्री नहीं, बल्कि समावेशी और संतुलन विकास किया जाएगा। मतलब गांव का भी विकास होगा, शहर का भी विकास होगा, रोडों का भी विकास होगा, इंडस्ट्री का भी विकास होगा। तो इसी को दोस्तों संतुलन बोला गया है। और संतुलन का मतलब एस फॉर स्वास्थ्य व्यवस्था। तो यहाँ पर दोस्तों स्वास्थ्य सब लिखिएगा, नहीं एस फॉर स्वास्थ्य व्यवस्था, इसमें इसको ठीक कर लेना दोस्तों। यहाँ पर एस फॉर स्वास्थ्य व्यवस्था होगा। इसमें क्या आएगा दोस्तों? अस्पताल, डॉक्टर, मेडिकल कॉलेज, एम्बुलेंस, मातृ स्वास्थ्य, ग्रामीण स्वास्थ्य, इस पर सरकार ध्यान देगी। एस पर स्वास्थ्य पर ध्यान व्यवस्था पर ध्यान देगी। क्यों जरूरी है दोस्तों स्वास्थ्य व्यवस्था? क्योंकि स्वस्थ जनता रहेगी तो
प्रोडक्टिव इकोनॉमी बढ़ेगी तो स्वास्थ्य में निवेश मानव निर्माण की पूंजी है दोस्तों। यदि सरकार स्वास्थ्य में निवेश करती है तो ये मानव निर्माण की पूंजी है। और दोस्तों ए फॉर दोस्तों यहाँ पर ये सही लिखा है दोस्तों, ए फॉर आत्मनिर्भरता। ए फॉर आत्मनिर्भरता मतलब राज्य खुद मजबूत बने, दूसरे पर कम से कम निर्भर हो। जैसे लोकल प्रोडक्ट को बढ़ावा देगी, स्टार्टअप को बढ़ावा देगी उत्तराखंड सरकार इस बजट में, लोकल रोजगार को बढ़ावा देगी, लोकल प्रोडक्शन को बढ़ावा देगी, अनाज मिलेट्स हो गया, हर्ब्स हो गया, टूरिज्म हो गया और हैंडीक्राफ्ट हो गया। तो आत्मनिर्भरता स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करती है दोस्तों। उसके बाद एन का मतलब दोस्तों यहाँ पर क्या है, नई सोच। मतलब एन से नई सोच, एन नई की स्पेलिंग किससे शुरू होगी दोस्तों, एन से शुरू होगी, नई सोच मतलब इनोवेटिव गवर्नेंस दोस्तों। तो इसमें क्या होगा दोस्तों, एआई को बढ़ावा दिया जाएगा, ई गवर्नेंस को दोस्तों बढ़ावा दिया जाएगा, डिजिटल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाएगा, स्मार्ट फार्मिंग को बढ़ावा दिया जाएगा, ऑनलाइन सर्विस को दोस्तों बढ़ाया जाएगा। क्यों जुड़ी है दोस्तों, नई इकोनॉमी नई टेक्नोलॉजी बनती है दोस्तों। और एन तो ये नई सोच। उसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट है टी फॉर तीव्र विकास मतलब फास्ट ग्रोथ, मतलब रोड, इंडस्ट्री, टूरिज्म, इन्वेस्टमेंट, रोजगार। क्योंकि धीमा विकास बेरोजगारी बढ़ाता है दोस्तों, तेज विकास अवसर बढ़ाता है दोस्तों। यू फॉर है दोस्तों उन्नत गांव, उन्नत शहर, उन्नत गांव, उन्नत शहर मतलब रूरल और अर्बन दोनों का मॉडर्न डेवलपमेंट होगा। सड़क, गांव में सड़क, पानी, इंटरनेट, रोजगार ये सब मजबूत किया जाएगा। शहर में ट्रैफिक सॉल्यूशन, सीवेज की प्रॉब्लम, हाउसिंग, स्मार्ट फैसिलिटी ये सब बढ़ाई जाएंगे दोस्तों। क्यों जरूरी है, अगर गांव पीछे रह गए तो यदि गांव पीछे रह गए, गांव में ये सब करना पड़ेगा दोस्तों, तो माइग्रेशन बढ़ेगा। और एल का मतलब होता है दोस्तों लोकल, जो है लोक सहभागिता मतलब जनता की भागीदारी। जैसे ग्राम सभा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हो गए, लोकल कमेटी हो गई, जन सुझाव हो गए। क्यों जुड़ी है, यदि जनता जुड़ेगी तो योजनाएं सफल होंगी दोस्तों। तो दोस्तों जो पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस वो लोकतंत्र की दोस्तों आत्मा होती है। तो ए फॉर का मतलब आर्थिक विकास मतलब स्टेट इकोनॉमी स्टॉक बनाना, टैक्स रेवेन्यू, टूरिज्म इनकम, इंडस्ट्री, रोजगार, इन्वेस्टमेंट ये सब चीज़ को बढ़ावा मिलेगा तो जीएसडीपी अपने आप बढ़ेगी, पर कैपिटा अपने आप बनेगी, रेवेन्यू सरप्लस अपने आप बढ़ेगा। और एन का मतलब है दोस्तों न्यायपूर्ण, मतलब एन का मतलब दोस्तों यहाँ पर है न्यायपूर्ण मतलब सबको बराबर अवसर देना, गांव में वेलफेयर स्कीम चलाना, वेमन स्कीम्स, SC ST सपोर्ट और रीजनल बैलेंस बनाना। तो एक प्रकार का जो दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ बिना न्यायपूर्ण नीति से संभव नहीं है। तो न्यायपूर्ण नीति लानी होगी और यही संतुलन का दोस्तों आधार है। तो संतुलन की समरी में एस का मतलब दोस्तों स्वास्थ्य है, ए का आत्मनिर्भरता है, एन का मतलब नई सोच है, टी का मतलब तीव्र विकास है, यू का मतलब उन्नत गांव या शहर है, एल का मतलब लोक सहभागिता है, ए का मतलब आर्थिक शक्ति है और एन का मतलब दोस्तों न्यायपूर्ण है। अब दोस्तों समझते हैं ज्ञान को। तो यहाँ पर साफ दिख रहा है दोस्तों इमेज में ज्ञान। तो मतलब एक ऐसा बजट जो समाज के कोर वर्ग को फोकस करे। जैसे दोस्तों जी का मतलब यहाँ पर गरीब कल्याण से मतलब है, मतलब गरीब वर्ग को सपोर्ट देना, जैसे राशन के द्वारा उनको सपोर्ट देना, हाउसिंग द्वारा सपोर्ट देना, हेल्थ स्कीम द्वारा उनको सपोर्ट करना, पेंशन या सब्सिडी देकर उनको सपोर्ट करना। क्योंकि दोस्तों यदि गरीब अपलिफ्टमेंट आए उसमें होगा तो डिमांड बढ़ेगी, गरीब अमीर होगा तो डिमांड अपने आप बढ़ेगी दोस्तों। इसलिए गरीब पर फोकस किया गया इस दोस्तों बजट में। वाई का मतलब युवा, यह बहुत बड़ा पॉइंट है, यूथ फोकस किया गया है। इसमें स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान दिया गया इस बजट में, रोजगार पर ध्यान दिया गया, स्टार्टअप में ध्यान दिया गया, कोचिंग सपोर्ट पर ध्यान दिया गया है, स्पोर्ट्स पर दोस्तों ध्यान दिया गया है। तो दोस्तों युवा डेमोग्राफिक डिविडेंड है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ए फॉर अन्नदाता किसान, यानी कि उत्तराखंड में इम्पोर्टेंट है दोस्तों किसानों के लिए। एप्पल मिशन यहाँ चलाया जा रहा है, ट्रॉट फार्मिंग मछली वाली चलाई, ऑर्गेनिक फार्मिंग, इरिगेशन, क्रॉप प्रोटेक्शन। क्यों जोड़ी है, यदि क्योंकि दोस्तों पहाड़ी अर्थव्यवस्था में एग्रीकल्चर सपोर्ट बहुत जरूरी है। और एन का मतलब होता है दोस्तों नारी सशक्तिकरण, मतलब वुमेन एम्पावरमेंट। जेंडर बजट दोस्तों लाया गया इस वजह से। सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए गए हैं, एजुकेशन हो गया, मैटरनल हेल्थ हो गया, सेफ्टी स्कीम्स हो गई। तो उत्तराखंड बजट में दोस्तों इन चीज़ों का समावेशी ढांचे में संतुलन और ज्ञान, इन दो चीज़ों को दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण रूप से दोस्तों हाईलाइट किया गया है। तो दोस्तों यदि हमें किसी भी मॉडल को समझना है तो सबसे आसान तरीका है दोस्तों कि किसी भी बजट को समझने से सबसे आसान तरीका दोस्तों क्या है, सरकार कहाँ पैसा खर्च कर रही है। तो दोस्तों जहाँ सबसे ज़्यादा पैसा जाता है वही सरकार की असली प्रायोरिटी होती है।
तो दोस्तों उत्तराखंड बजट 2026-27 में यह जो स्लाइड है बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको टॉप 4 विभागीय आवंटन बताया गया है जहां पर सरकार पैसा अलॉट कर रही है, यानी कि सरकार ने किन विभागों को सबसे ज़्यादा बजट दिया है। तो दोस्तों यूकेपीएससी, यूकेडब्ल्यूएससी, पुलिस, ग्रुप सी में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। तो दोस्तों पहले समझो डिपार्टमेंटल एलोकेशन दोस्तों क्या होता है। टॉप 4 विभागीय आवंटन, 4 विभागों को जो पैसा सबसे बड़ा विभाग जो पैसा आवंटन किया गया है। तो दोस्तों कुल बजट जो 4 विभागों को पैसा आवंटन किया गया है, कुल बजट में से अलग अलग विभागों को पैसा दिया गया। जैसे यहाँ पर सड़क विभाग को पैसा दिया गया है, पानी विभाग को पैसा दिया गया है, गांव विकास में पैसा दिया गया है और शहर विकास में पैसा दिया गया है। मतलब जिसे सबसे ज़्यादा पैसा मिला है वही सरकार की सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी है। तो इस स्लाइड में हम दोस्तों यही समझेंगे कि उत्तराखंड बजट 2026-27 में टॉप 4 डिपार्टमेंट कौन है। तो सबसे बड़ा डिपार्टमेंट यहाँ पर हमें दिख रहा है दोस्तों, लोक निर्माण विभाग, PWD, पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। दोस्तों यह सबसे बड़ा डिपार्टमेंटल एलोकेशन है। दोस्तों PWD क्या काम करता है, ये सड़क निर्माण करता है, निर्माण का काम करता है, पुल निर्माण का काम करता है, भवन निर्माण का काम करता है, सरकारी ऑफिस बनवाता है, सड़क की मरम्मत कराता है, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट तैयार करता है। तो उत्तराखंड में यह जरूरी क्यों है दोस्तों PWD, क्योंकि उत्तराखंड पहाड़ी राज्य है, यहाँ सड़क ही जीवन रेखा है। अगर सड़क नहीं है तो पर्यटन प्रभावित होगा, गाँव कट जाएंगे, सेना का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, तो देश की सिक्योरिटी के लिए भी चुनौती होगी, व्यापार रुक जाएगा, इमरजेंसी सर्विस रुकती हैं। तो इसलिए सबसे ज़्यादा पैसा दोस्तों किसको दिया गया है, PWD को दिया गया है। उसके पीछे रीजन क्या है देने के पीछे, मैंने आपको रीजन बता दिया दोस्तों कि प्रति राज्य में सड़क अवसंरचना इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, आर्थिक विकास के लिए, उसको मजबूत करने के लिए, क्योंकि मूल आधार है पहाड़ी राज्य होने के नाते, तो सड़क बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं दोस्तों किसी भी अर्थव्यवस्था में। इसलिए PWD को सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है। उसके बाद हम दोस्तों देखते हैं पेयजल विभाग, इसको कितना एलोकेशन हुआ है दोस्तों, 1827.91 करोड़ रुपया जल जीवन मिशन के लिए दिया गया है। तो ये विभाग क्या काम करता है दोस्तों, पेयजल विभाग, जैसे ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करना, पाइपलाइन बिछवाना, रूरल वाटर स्कीम बनाना, वाटर टैंक बनाना, टैप कनेक्शन को मजबूत करना। तो उत्तराखंड में क्यों इंपॉर्टेंट है जरूरी पेयजल को इतना पैसा देना, क्योंकि दोस्तों भले ही पहाड़ों में पानी स्रोत हो, लेकिन सप्लाई यहाँ चुनौती है दोस्तों। कई गांव में महिलाएं दूर से पानी लाती हैं, पूरा दिन उनका पानी लाने में निकल जाता है, जिससे वो अदर चीज़ों में काम नहीं कर पाती हैं। तो जिससे उसका असर हमारी इकोनॉमी में पड़ता है कि यदि महिला का समय पानी लेने में ही चला गया तो अन्य वर्क, प्रायोरिटी वर्क वो कब करेगी, जिससे इकोनॉमी को बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए सरकार पेयजल विभाग को 1827.91 करोड़ का बजट दिया है। पहाड़ों में पानी स्रोत है लेकिन सप्लाई चुनौती है, कई गांव में महिलाएं दूर से पानी लाती हैं, इसलिए एक सोशल जस्टिस भी है। जल जीवन मिशन से इसको लिंक किया गया है कि हर घर जल सबसे बड़ा लक्ष्य है, और जल उर्वरता मानव विकास की दोस्तों कुंजी है। उसके बाद दोस्तों हम तीसरे मद में जो दिया गया है वो हम देख रहे हैं दोस्तों, ग्रामीण विकास विभाग को दिया गया है। इसको कितना बजट दिया गया है दोस्तों, 1600 मतलब दिया जाएगा 1642.20 1642.20 करोड़ इसको बजट दिया गया। क्या काम करेगा ये, गांव में सड़कें बनाने का, आजीविका के रास्ते खोलना, सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाना, पंचायतों का विकास करना, रोजगार योजनाएं चलाना, ग्रामीण हाउसिंग कराना। उत्तराखंड में जरूरी क्यों है, उत्तराखंड में जरूरी क्यों है, माइग्रेशन को रोकने के लिए गांव मौजूद होने चाहिए। यदि गांव में रोजगार होगा, सड़कें होंगी, इंटरनेट होगा, इनकम होगा, तो लोग गांव छोड़कर नहीं जाएंगे। और इससे दोस्तों रिवर्स माइग्रेशन जो मैंने पहले बात की थी उसको लिंक किया गया है। और यह केदार मॉडल में आर जो शब्द है रिवर्स माइग्रेशन से दोस्तों शब्द जुड़ा था। तो ग्रामीण विकास प्रति जो है पलायन को रोकने में का प्रमुख साधन दोस्तों है। उसके बाद चौथा जो आवंटन किया गया है दोस्तों, शहरी विकास विभाग को किया गया है। इसको कितना पैसा दिया गया, 401.85 करोड़ रुपया दिया गया है। क्या काम करेगा, शहर की सफाई करेगा, ड्रेनेज की जो प्रॉब्लम है, जो बरसात में जो सब चौक बंद हो जाता है, पार्किंग की व्यवस्था है दोस्तों शहरी विकास विभाग में देखेगा, शेयर सिस्टम को मजबूत करेगा, स्मार्टर सिटी वर्क करेगा, अर्बन रोड्स को डेवलप करेगा और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट भी करेगा। क्यों जोड़ी है दोस्तों, आज देखो दोस्तों शहर में जो है उत्तराखंड में जो हरिद्वार, देहरादून, हल्द्वानी, ऋषिकेश बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं, इनकी पॉल्यूशन बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अगर अर्बन प्लानिंग नहीं हुई तो ट्रैफिक जाम होगा, पॉल्यूशन बढ़ेगा, वाटर क्राइसिस होगा, गार्बेज क्राइसिस यहाँ पर होगा। तो तेज़ी से जो अर्बनाइजेशन हो रहा है को सस्टेनेबल प्लानिंग की आवश्यकता है दोस्तों। इसलिए शहरी विकास को कितना पैसा दिया गया, एलोकेट किया गया दोस्तों, 401.85 करोड़ रुपया दिया गया है।
तो दोस्तों बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा कि PIQ में आप ध्यान रखिएगा कि सर्वाधिक आवंटन किस विभाग को मिला है। तो यह रखिएगा PWD पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट को दोस्तों यहाँ पर मिला है। तो दोस्तों सरकार ने पैसा कहाँ दिया है, रोड्स के लिए दिया है, वाटर के लिए दिया है, विलेज के लिए दिया है, सिटीज के लिए दिया है, मतलब फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, बेसिक सर्विस के लिए है और बैलेंस ग्रोथ के लिए दोस्तों ये बजट बनाया हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों किसी भी बजट में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है दोस्तों, फ्लैगशिप स्कीम्स होती हैं दोस्तों, यानी कि वो योजनाएं जिन पर सरकार सबसे ज़्यादा फोकस करती है उनको फ्लैगशिप स्कीम दोस्तों कहते हैं। तो दोस्तों उत्तराखंड बजट 2026-27 में जो यह स्लाइड बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें 3 बड़े पिलर दिए गए हैं। पहला दोस्तों यहाँ पर कृषि, दूसरा स्वरोजगार और तीसरा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो दोस्तों यह तीनों राज्य की इकोनॉमी को आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले फ्लैगशिप स्कीम क्या होती है। तो दोस्तों फ्लैगशिप स्कीम का मतलब है सरकार की प्रमुख योजना, ज़्यादा फंडिंग, ज़्यादा इम्पैक्ट, ज़्यादा विचार और एग्जाम में ज़्यादा क्वेश्चन दोस्तों यहीं से बनते हैं। तो दोस्तों पार्ट 1 यहाँ पर देखिए दोस्तों, पार्ट 1 में ये है, पार्ट 2 में स्वरोजगार है और पार्ट 3 में इंफ्रास्ट्रक्चर है दोस्तों। तो दोस्तों सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे, कृषि यानी कि अन्नदाता। सरकार ने किसानों और कृषि सेक्टर पर फोकस किया है। उत्तराखंड में पहाड़ी खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, ऑर्गेनिक फार्मिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें सबसे पहले फोकस किया गया है मिशन एप्पल। इसके लिए कितना बजट दिया गया दोस्तों, 42 करोड़ रुपया। तो दोस्तों मिशन एप्पल के लिए कितना पैसा दिया गया दोस्तों, 42 करोड़ रुपया दिया गया है। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड का मौसम एप्पल फार्मिंग के लिए बहुत अच्छा है, जैसे खासकर विशेषकर दोस्तों उत्तरकाशी हो गया, पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, अल्मोड़ा हो गया और नैनीताल के कुछ क्षेत्र। तो दोस्तों इससे क्या फ़ायदा होगा, एप्पल का प्रोडक्शन बढ़ेगा, मॉडर्न ऑर्चार्ड बनेंगे, किसानों की इनकम बढ़ेगी, हॉर्टिकल्चर बूस्ट होगा दोस्तों। तो दोस्तों मिशन एप्पल पर्वतीय बागवानी आधारित आय वृद्धि की योजना है। दूसरा इसमें देख रहे हो दोस्तों ट्राउट, मछली प्रोत्साहन के लिए कितना पैसा एलोकेट किया गया है, ये बजट में दिया गया है 39.90 करोड़ रुपया दोस्तों। तो दोस्तों ट्राउट क्या है, तो ठंडे पानी में पाई जाने वाली एक हाई वैल्यू फिश होती है दोस्तों। उत्तराखंड की नदियाँ और पहाड़ी जलवायु इसके लिए उपयुक्त होती है दोस्तों, इसलिए इसमें फिश फार्मिंग होगी, यूथ की इनकम बढ़ेगी, हिल लाइवलीहुड होगा, प्रोटीन सप्लाई होगी और उत्तराखंड का जो है एक्सपोर्ट पोटेंशियल बढ़ेगा। क्यों ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि कम ज़मीन पर भी हम ट्राउट मछली उत्पादन करके भी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ट्राउट फार्मिंग पर्वतीय क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका का एक बहुत बड़ा स्रोत हो सकता है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों तीसरा है फसल घेरबाड़ योजना, इसके लिए 20 करोड़ रुपया दिया गया है। तो खेत के चारों तरफ फेंसिंग करना, इसके लिए कांटेदार तार को लगाना। क्यों जरूरी है दोस्तों, कि उत्तराखंड में बंदर, जंगली सुअर, नीलगाय जैसे जानवर फसल को बहुत नुकसान पहुंचते हैं और ये भी एक माइग्रेशन का बहुत बड़ी प्रॉब्लम है दोस्तों है। तो दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है, फसल घेराबाड़ योजना में क्रॉप को प्रोटेक्शन करना, किसान नुकसान को कम करना, खेती को प्रॉफिटेबल बनाना। तो दोस्तों मानव वन्यजीव संघर्ष कम करने के लिए यह एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इसका दूसरा पिलर है फ्लैगशिप योजना का स्वरोजगार, युवा और गांव। तो दोस्तों विकसित भारत रोजगार की गारंटी, जी राम जी, मनरेगा। तो दोस्तों एलोकेशन कितना हुआ दोस्तों, इसमें कितना है, देखो इसमें एलोकेट हुआ है 705.25 करोड़ रुपया। तो दोस्तों इसका उद्देश्य ग्रामीण रोजगार बढ़ाना, मजदूरी आय और विलेज एसेट क्रिएशन और माइग्रेशन को कंट्रोल करना। क्योंकि दोस्तों गांव में इनकम मिलेगी तो लोग पलायन बहुत कम करेंगे। तो इसलिए विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना में इसके लिए जो पैसा दिया गया है 705.25 करोड़ रुपया दोस्तों रखा गया है। और दोस्तों उसके बाद मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में कितने का बजट है, तो एलोकेशन है दोस्तों 60 करोड़ का है। इसमें क्या क्या चीज़ होगा दोस्तों, खुद का बिजनेस करने के लिए, दुकान के लिए, सर्विस सेंटर के लिए, स्टार्टअप के लिए, टूरिज्म यूनिट के लिए। किसके लिए होगा दोस्तों, युवाओं के लिए, बेरोजगार के लिए, छोटे उद्यमों के लिए ये योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना बहुत हेल्पफुल दोस्तों होगी। तो दोस्तों रोजगार सीकर जॉब क्रिएशन बढ़ाने में मुख्यमंत्री रोजगार योजना बहुत फायदेमंद साबित होगी दोस्तों। उसके बाद तीसरी जो स्वरोजगार योजना में आई है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, इसके लिए 40 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। क्योंकि दोस्तों जो सीमावर्ती गांव जो खाली हो रहे हैं, जो बॉर्डर विलेज
उनको डेवलप करना, ताकि जो सीमावर्ती गांव वो खाली ना हो, तो बॉर्डर एरिया को काफ़ी डेवलप करना, वहाँ पर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करना, रोड, टेलीकॉम, लाइवलीहुड या स्ट्रेटेजिक जो सेटलमेंट होते हैं। क्यों जरूरी है? क्योंकि चाइना बॉर्डर में कई क्षेत्रों में विलेज जो लगे हैं उनको मजबूत करना दोस्तों ज़रूरी है, ताकि उनका यहाँ से पलायन न हो। तो दोस्तों सीमावर्ती क्षेत्र का विकास राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए दोस्तों बहुत ही ज़रूरी होता है। और तीसरा चीज़ दोस्तों यहाँ पर है इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण। तो गड्ढा मुक्त सड़क अभियान दोस्तों, इसके लिए कितना पैसा रखा गया है? 400 करोड़। क्योंकि दोस्तों आपको भी शिकायत रहती है हर जगह गड्ढे ही गड्ढे हैं, तो यह बहुत ही प्रैक्टिकल स्कीम है दोस्तों। इसमें सड़कों की मरम्मत करना और ऐसी रोड बनाना जिसको आप क्या कहते हैं, पाथ होल रोड्स कहते हैं, जिनमें कोई गड्ढे नहीं होते हैं, मतलब फ्री होल वाले जो गड्ढे होते हैं, ऐसी सड़कें जिनमें गड्ढे न हो, उनको क्या बोलते हैं? पाथ होल फ्री रोड्स उनको बोलते हैं। तो ऐसी सड़कें बनाना, एक्सीडेंट को कम करना। यदि आपकी सड़कें बहुत अच्छी होंगी, गड्ढे नहीं होंगे, तो एक्सीडेंट में बहुत कमी आएगी। उसके बाद थोड़ा तेज़ ट्रैवल भी होगा। यदि आपकी सड़कें चौड़ी रहेंगी और गड्ढा मुक्त रहेंगी, तो आप जल्दी अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच पाएंगे, और कोई भी बिजनेस है, ट्रेड है, बहुत तेज़ी से हो पाएगा दोस्तों। और इसमें उद्यम लगने के आसार बहुत ज़्यादा हो जाएंगे उत्तराखंड में। तो दोस्तों उत्तराखंड में क्यों जुड़ी है? टूरिज्म स्टेट होने के कारण रोड क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए सड़क गुणवत्ता पर्यटन और व्यापार दोनों से जुड़ी होती है दोस्तों, इसलिए इस पर बहुत ध्यान दिया गया है दोस्तों। इसीलिए 400 करोड़ का दोस्तों बजट इसको दिया गया है। क्योंकि उत्तराखंड की जो सबसे बड़ी इनकम का स्रोत आपने देखा ही दोस्तों, वो सर्विस सेक्टर ही है। यदि हमारी रोडें कमज़ोर होंगी तो हमारा सर्विस सेक्टर बुरी तरह दोस्तों प्रभावित होगा। उसके बाद हिडन बजट मैसेज में हम ये कह सकते हैं दोस्तों, इसमें एक तो किसानों के बारे में बात की गई है, इसमें पहली स्लाइड में युवाओं के लिए बातचीत हुई है दोस्तों इसमें, और तीसरे में दोस्तों सड़क निर्माण के लिए बात हुई है। ये बात दोस्तों इसमें हुई है। तो दोस्तों यहाँ में क्या क्वेश्चन बन सकता है कि मिसल एप्पल को कितना बजट दिया गया है? 42 करोड़ रुपया दिया गया है। ट्रॉड योजना किससे संबंधित है? तो मछली पालन से संबंधित है। मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना हेतु 2026 तारीख के लिए कितना बजट आवंटित है? 60 करोड़ का आवंटित है। गड्ढा मुक्त सड़क अभियान हेतु कितना बजट रखा गया है? 400 करोड़ रुपया रखा गया है। सबसे बड़ा रोजगार एलोकेशन किसे मिला है? रोजगार देखो गारंटी योजना जो 705.25 जिसके अंदर मनरेगा वाली जो स्कीमें जो दोस्तों जो चलती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा पैसा दिया गया है दोस्तों आज के समय में कोई भी बजट तभी मॉडर्न माना जाएगा जब उसमें महिलाओं, बालिकाओं और कमज़ोर वर्गों के लिए विशेष प्रावधान होगा। तो दोस्तों उत्तराखंड बजट 2026-27 की जो स्लाइड बताती है कि सरकार नारी शक्ति और इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर बहुत बड़ा फोकस कर रही है। तो दोस्तों इस टॉपिक पर यह जो टॉपिक है यूकेपीएससी, यूकेट्रिपलएससी, पुलिस एसआई, पुलिस कांस्टेबल, यूपीएससी मेन सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला दोस्तों। तो दोस्तों इस जेंडर बजट, समावेशी विकास, नारी शक्ति, तो दोस्तों जेंडर बजट के लिए कितना बजट एलोकेट किया गया दोस्तों? 19,692.02 करोड़ रुपया। और पिछले वर्ष दोस्तों ये कितना था? 16,961 करोड़ रुपया था। इस बार इसमें कितने % की ग्रोथ हुई है दोस्तों? 16% की ग्रोथ दोस्तों हुई है। किसमें? जेंडर बजट में। तो यह दोस्तों सबसे बड़ा एलोकेशन अभी तक उत्तराखंड सरकार के बजट में। तो पिछले वर्ष का बजट आपने देख ही लिया, 16,961 था, और इस बार ये 19,692.02 करोड़ दोस्तों हो गया है। तो सीधा 16% की दोस्तों यहाँ पर वृद्धि हुई है। तो दोस्तों आप जानते ही हैं कि जो जेंडर बजट है ऐसा बजट जिसमें महिलाएं, बालिकाओं और जेंडर इक्वलिटी से जुड़ी योजनाओं पर ध्यान दिया जाता है। मतलब महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण, पोषण, मातृत्व सहायता। तो दोस्तों ध्यान दें, यह सिर्फ महिलाओं को पैसा देना नहीं है, यह वुमेन सेंटर्ड प्लानिंग है दोस्तों। तो दोस्तों इतना बड़ा बजट क्यों दिया? क्योंकि महिला सशक्तिकरण से परिवार मजबूत होता है, बच्चों की शिक्षा बढ़ती है, स्वास्थ्य सुधरता है, गरीबी कम होती है और इकोनॉमी मजबूत होती है। दोस्तों महिला निवेश का जो लाभ होता है, इफेक्ट होता है समाज पर, और बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। तो इसके लिए जो महत्वपूर्ण योजनाएं जो चला रखी हैं, नंदा गौरा योजना में एलोकेशन कितना हुआ है दोस्तों? 220 करोड़ का हुआ है, बालिकाओं के लिए हुआ है, और बालिका शिक्षा, सामाजिक सुरक्षा और बेटी प्रोत्साहन के लिए हुआ है। क्यों इंपॉर्टेंट है दोस्तों? उत्तराखंड में गर्ल चाइल्ड वेलफेयर की दोस्तों ये प्रमुख योजना है दोस्तों, नंदा गौरी योजना। और दोस्तों महिला योजना में सबसे बड़ा एलोकेशन नंदा गौरी योजना को दोस्तों मिला है, 220 करोड़ का मिला है।
उसके बाद दूसरा है ईजा बोजी, बोई है सॉरी, ईजा बोई मतलब बहू को बोई बोलते हैं, ईजा माँ हो गई, बोई बहू हो गई। शगुन योजना, इसके लिए कितना पैसा एलोकेट हुआ है दोस्तों? 14.13 करोड़ एलोकेट हुआ है। ये ईजा का मतलब माँ मैंने बता दिया, बोई का मतलब बहू, तो महिला संदर्भ में। तो इसका उद्देश्य क्या है? प्रसूता या मातृ स्वास्थ्य की रक्षा के लिए, या प्रसूति सहायता के लिए, या मातृ स्वास्थ्य के लिए ये पैसा एलोकेट किया गया है। मतलब जो प्रेग्नेंट वुमेन और मैटरनल केयर होती है उसको सपोर्ट करने के लिए ये बजट रखा गया है, मतलब मातृ स्वास्थ्य से ये योजना लिंक है। और तीसरा हमें और दोस्तों मुख्यमंत्री महालक्ष्मी किट योजना, इसके लिए कितना पैसा एलोकेट हुआ है दोस्तों? 30 करोड़ रुपया एलोकेट हुआ है। इसमें महिलाओं माताओं को जरूरी किट सपोर्ट करना, जैसे मैटरनिटी हो गया, न्यूबॉर्न सपोर्ट हो गया, बेस्ड वेलफेयर पैकिंग हो गया। मतलब क्यों जरूरी है ये? मातृ और शिशु देखभाल को ये मजबूत करती है दोस्तों। उसमें दोस्तों वात्सल्य योजना, इसके लिए कितना पैसा एलोकेट हुआ है? 15 करोड़ रुपया अनाथ बच्चों के लिए है। किसके लिए दोस्तों? अनाथ बच्चों के लिए है। कौन सी योजना है अनाथ बच्चों के लिए दोस्तों? वात्सल्य योजना। परीक्षा के लिए दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, उनको शिक्षण देना, उनको सहायता करना, वेलफेयर सपोर्ट उनको प्रोवाइड करना, क्योंकि समावेशी विकास के लिए केवल महिलाओं तक ही सीमित नहीं, बच्चों तक भी जाता है दोस्तों। उसके बाद अगली हमारी जो 5वीं योजना है दोस्तों, मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना, इसके लिए 15 करोड़ रुपया दोस्तों आवंटित है। इसमें पोषण सुधार, बच्चों और माताओं हेतु न्यूट्रिशन सपोर्ट करना, क्योंकि कुपोषण को रोकने में ये दोस्तों योजना बहुत ही दोस्तों मदद करने वाली है दोस्तों। तो दोस्तों सरकार का फोकस साफ दिख रहा है, महिलाओं पर, गर्ल चाइल्ड पर, मदर पर, चाइल्ड न्यूट्रिशन पर और सोशल प्रोटेक्शन पर। मतलब यह सिर्फ जेंडर बजट ही नहीं बल्कि फैमिली वेलफेयर बजट भी है। तो दोस्तों और ये जो स्लाइड है, ये ज्ञान मॉडल में जो एन था नारी सशक्तिकरण हो गया, और संतुलन में जो मॉडल था एन जो ऑल था न्यायपूर्ण विकास, और इंक्लूसिव ग्रोथ की जो बात करी गई थी, विकास का लाभ हर वर्ग तक पहुंचाना। और दोस्तों ईजा बोई शगुन योजना का मतलब, शगुन का मतलब विवाह योजना से मत समझना, इसका मतलब मातृ स्वास्थ्य और प्रसूति सहायता से है। तो उत्तराखंड में दोस्तों यहाँ से क्या क्वेश्चन आपके लिए गवर्नमेंट जॉब में बन सकते हैं? उत्तराखंड जेंडर बजट 2026-27 कितना है? तो याद रखिएगा 19,692.02 करोड़। पिछले वर्ष की तुलना में बजट कितना बढ़ा है दोस्तों? 16% की दोस्तों वृद्धि हुई है। सबसे बड़ा महिला फोकस्ड एलोकेशन किस बजट में है? तो याद रखना नंदा गोरा योजना में 220 करोड़ रुपया दोस्तों आवंटित किए गए हैं। वात्सल्य योजना का संबंध दोस्तों किससे है? तो दोस्तों अनाथ बच्चों से है। और आंचल अमृत योजना का संबंध किससे है दोस्तों? तो इसका संबंध पोषण से है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड बजट 2026-27 का जो जेंडर बजट राज्य सरकार की महिला सशक्तिकरण, मातृ शिशु स्वास्थ्य, बालिका कल्याण और समावेशी विकास के प्रति प्रतिबद्धता को दोस्तों दर्शाता है। दोस्तों यह स्लाइड बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट MCQ UKSSC में दोस्तों पूछे जाएंगे। तो दोस्तों यह स्लाइड बताती है कि उत्तराखंड सरकार सिर्फ सामान्य बजट नहीं ला रही है, बल्कि मेगा इवेंट्स, टेक्नोलॉजी और ग्रास रूट सपोर्ट तीनों के में साथ साथ काम कर रही है दोस्तों। यानी कि ट्रेडिशन, इनोवेशन और विलेज डेवलपमेंट तीनों पर दोस्तों बराबर ध्यान दे रही है। तो दोस्तों पार्ट 1 में आप यहाँ पर देखिए दोस्तों मेगा इवेंट की बात की गई है, स्टैटिक फोकस है देखिए दोस्तों। इसमें इस सेक्शन में कल्चरल, रिलीजियस, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ से ये पहला पॉइंट दोस्तों मेगा इवेंट जुड़ा हुआ है। और इसके लिए दोस्तों कितना बजट आवंटित किया गया है 2027 के लिए? कुंभ मेले की तैयारी के लिए 2027 1027 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है दोस्तों। कुंभ मेले की तैयारी 2027 हरिद्वार, तो दोस्तों इसके लिए एलोकेशन की दोस्तों कितना हुआ है? 1027 दोस्तों करोड़। तो दोस्तों कुंभ मेले के बारे में मैं यहाँ पर थोड़ा एक्स्ट्रा जानकारी बजट से आपको दे देता हूँ। दोस्तों कुंभ मेला भारत का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है और यह हिंदू परंपरा से जुड़ा मेला है, जहाँ करोड़ों श्रद्धालु पवित्र नदियों में स्नान करने आते हैं। दोस्तों मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय अमृत कलश की बूंदें 4 स्थानों पर गिरी थीं, इसलिए वहीं कुंभ का मेला लगता है। दोस्तों कुंभ का मेला कहाँ लगता है? एक तो दोस्तों कुंभ मेला सिर्फ 4 शहरों में लगता है। एक तो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में लगता है, जहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती का भी संगम माना जाता है। हरिद्वार उत्तराखंड गंगा नदी के तट पर लगता है। उज्जैन मध्य प्रदेश में लगता है शिप्रा नदी के तट पर। और नासिक महाराष्ट्र गोदावरी नदी किनारे लगता है। लेकिन दोस्तों पूर्ण कुंभ लगभग हर 12 साल में एक बार लगता है, मतलब हर शहर में 12 साल बाद इसका नंबर आता है। तो क्योंकि हरिद्वार
जो कुंभ महोत्सव 2021 था, भले कोरोना के थोड़ा बाद में शुरू हुआ, लेकिन जो तिथि 2021 थी, तो 12 साल जोड़िए 2023 में होगा। और अर्धकुंभ यानी आधा कुंभ यह लगभग 6 साल बाद होता है। तो अर्धकुंभ सिर्फ दो जगह फेमस है दोस्तों, प्रयागराज का और एक हरिद्वार का। और उज्जैन और नासिक में ट्रेडिशनली अर्धकुंभ नहीं माना जाता है। दोस्तों महाकुंभ क्या है? महाकुंभ विशेष आयोजन है, यह केवल प्रयागराज में लगता है और लगभग 12 पूर्ण कुंभ वर्ष यानी कि 144 12 गुना 12 कर लो, 144 वर्ष बाद जो है दोस्तों महाकुंभ लगता है। दोस्तों प्रयागराज महाकुंभ आपने देखा होगा लेटेस्ट 2025 में, यह बहुत चर्चा में रहा, करोड़ों श्रद्धालु यहाँ पर आए, एग्जाम में पूछा जाएगा। लेकिन हरिद्वार में 2027 में क्या है दोस्तों? तो 2021 में हरिद्वार में फुल कुंभ लगा था, तो 2027 में अर्धकुंभ का आयोजन दोस्तों यहाँ पर होगा। और बाद में जो महाकुंभ 2033 में होगा, उसके लिए भी तैयारियों के लिए जो बजट रखा गया है, क्योंकि तैयारी दोस्तों पहले से ही करनी पड़ती है, तो उसके लिए बजट इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से ही डेवलप करना होता है। तो उसके लिए 1027 करोड़ का विशाल बजट यहाँ पर दोस्तों रखा गया है। तो दोस्तों कुंभ मेले को जो बजट दिया गया है, उसमें सड़कें का इम्प्रूवमेंट होगा, सफाई, जल व्यवस्था देखी जाएगी, सुरक्षा व्यवस्था देखी जाएगी, बिजली के लिए, यातायात के लिए, घाट विकास के लिए, पार्किंग के लिए, आपदा प्रबंधन के लिए, ठीक है। और इसके साथ बेनिफिट क्या होगा दोस्तों? टूरिज्म का विकास यहाँ पर होगा, रोजगार बढ़ेगा, व्यापार बढ़ेगा, होटल इंडस्ट्री इम्प्रूव होगी। तो ये सब भले पैसा यहाँ लग रहा है, लेकिन कहीं न कहीं उससे इकोनॉमी इम्प्रूव होगी दोस्तों। उसके बाद दोस्तों नंदा देवी राजा यात्रा 25 करोड़ रुपया आवंटित किया गया है। देखो उत्तराखंड की प्रसिद्ध धार्मिक संघ यात्रा में से एक है और इसे हिमालय महाकुंभ भी कहा जाता है। इसका इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? संस्कृति संरक्षण है, धार्मिक पर्यटन है, लोकल रोजगार है और दोस्तों पर्वतीय पहचान दोस्तों इसकी है। और दोस्तों पार्ट 2 में हम देख रहे हैं टैक यानी इनोवेशन, नई सोच। तो दोस्तों इसे पता चलता है कि बजट सिर्फ ट्रेडिशनल नहीं बल्कि फ्यूचर ओरिएंटेड भी है। जैसे यहाँ पर देखो लैब ऑन व्हील्स लिखा गया है, इसके लिए एलोकेशन दोस्तों कितना करोड़ का हुआ है? 4 करोड़ का हुआ है। मतलब चलती फिरती साइंस लैब में चलेंगी, गांव जाकर बच्चों को प्रैक्टिकल साइंस सिखाई जाएगी दोस्तों। बजट रखा गया है इसके लिए। क्या जरूरी है इसमें? रूरल एजुकेशन इम्प्रूव होगी दोस्तों, साइंस में अवेयरनेस दोस्तों में आएगी और इनोवेशन माइंडसेट लोगों का तैयार होगा। और स्कूल में दोस्तों बहुत जगह लैब नहीं है, लैब खुद स्कूल पहुँच जाएगी। तो इसके लिए लैब ऑन व्हील्स, क्योंकि सभी जगह अभी इतनी लैब खोलना पॉसिबल नहीं, सरकार ने बजट नहीं है। तो व्हील ही आपके घर में आएगी, गाड़ी ही आपके घर आएगी जहाँ और पूरी लैब बनी होगी और वहीं पर आपको साइंस एक्सपेरिमेंट करके दिखाए जाएंगे। एआई मिशन जो क्रांति है दोस्तों, इस शताब्दी की सबसे बड़ी इनोवेशन है दोस्तों एआई मिशन। इसके लिए 13 करोड़ रुपया दोस्तों रखा गया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से दोस्तों। इसमें स्मार्ट गवर्नेंस, डेटा मैनेजमेंट, एजुकेशन टूल्स, हेल्थ मॉनिटरिंग, डिजिटल सर्विस। तो एआई पर बजट देने पर स्टेट्स प्रोग्रेसिव माने जाते हैं, तो यहाँ पर बजट रखा गया है तो सरकार। उसके अलावा साइबर सिक्योरिटी, तो दोस्तों साइबर सिक्योरिटी के लिए 15 करोड़ रुपया दोस्तों रखा गया। आज ऑनलाइन फ्रॉड बहुत हो रहे हैं, हैकिंग हो गया है, साइबर क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, सरकार डिजिटल हो रही है दोस्तों, सिक्योरिटी भी चाहिए दोस्तों। इसलिए गवर्नमेंट ने डाटा प्रोटेक्शन दोस्तों को चाहिए, साइबर पुलिस सपोर्ट चाहिए, डिजिटल सेफ्टी चाहिए। तो इस सब के लिए दोस्तों पैसा रखा गया है। और डिजिटल गवर्नेंस बिना साइबर सिक्योरिटी दोस्तों अधूरा है। और उसके बाद दोस्तों ई ग्रंथालय के लिए 7 करोड़ रुपया रखा गया है। डिजिटल लाइब्रेरी सिस्टम, स्टूडेंट ऑनलाइन पढ़ पाएंगे, ई बुक्स के स्टोर बनाए जाएंगे, नॉलेज एक्सेस सबके लिए होगा, रिमोट एरिया तक लर्निंग जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों एजुकेशन और डिजिटल इंक्लूजन किया जा रहा है, का डिजिटल इंक्लूजन भी दोस्तों किया जा रहा है। और उसके बाद दोस्तों ग्रास रूट सपोर्ट है, यह इसमें आपदा सखी योजना में कितना पैसा दिया गया दोस्तों? 2 करोड़ रुपया। और ग्राम पेहरी में दोस्तों 5 करोड़ दिया गया है। तो आपदा सखी योजना में दोस्तों 2 करोड़ रुपया है। क्या हो सकता है? महिलाओं को डिजास्टर मैनेजमेंट ट्रेनिंग यहाँ पर कराई जाएगी। उत्तराखंड में डिजास्टर जैसे आपके भूस्खलन हो गया, बादल फटना हो गया, बाढ़, भूकंप, ये बड़ी डिजास्टर हैं दोस्तों। तो यहाँ पर लोकल वुमेन वॉलंटियर तैयार किए जाएंगे। ये बहुत ही स्मार्ट कदम है दोस्तों। और दोस्तों इसमें ग्रास रूट सपोर्ट में ग्राम पेहरी के लिए जो एलोकेशन है 5 करोड़ का है। मतलब विलेज लेवल मॉनिटरिंग होगी, कम्युनिटी सपोर्ट होगा, सुरक्षा मॉडल तैयार करेगा, स्थानीय भागीदारी बढ़ेगी, रूरल गवर्नेंस बढ़ेगी और विलेजेंस दोस्तों यहाँ पर बढ़ेगी। तो दोस्तों सरकार 3 मोर्चों पर काम कर रही है। एक तरफ हमें दिख रहा है कि हेरिटेज इकोनॉमी, जैसे कुंभ राजा यात्रा दिख रही है। दूसरी हमें दोस्तों इस स्लाइड में हमें फ्यूचर इकोनॉमी दिख रही है, एआई, साइबर और डिजिटल लाइब्रेरी हमें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और तीसरे वाले में दोस्तों हमें विलेज एम्पावरमेंट दोस्तों दिख रहा है, आपदा सखी और ग्राम पेहरी जैसी योजना हमें दिख रही है। तो दोस्तों यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं कि कुंभ 2027 हेतु कितना एलोकेशन रखा गया है। तो याद रखिएगा दोस्तों 1027 करोड़ रुपया। नंदा देवी राज यात्रा के लिए कितना पैसा रखा गया है? 25 करोड़ रुपया।
AI मिशन के लिए दोस्तों कितना पैसा रखा गया है दोस्तों 13 करोड़ रुपया। साइबर सिक्योरिटी के लिए दोस्तों कितना पैसा रखा गया है इस बजट में 15 करोड़ रुपया। ई ग्रंथालय के लिए दोस्तों कितना पैसा रखा गया है दोस्तों 7 करोड़ रुपया। और लैब ऑन व्हील्स के लिए कितना दोस्तों पैसा रखा गया है 4 करोड़ रुपया। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों परीक्षा के लिए, रिवाइज आप जरूर कर लीजिए। तो दोस्तों आप यहाँ तक पहुँचे हैं तो आप बहुत ही सीरियस छात्र हैं, और अगली बार जब भी पोस्टें उत्तराखंड की आएंगी तो आपकी दावेदारी बहुत मजबूत दोस्तों यहाँ तक हो गई है, क्योंकि आप सीरियस स्टूडेंट हैं और बहुत कुछ जानकारी आपको इस बार इस बजट में हो चुकी है। तो दोस्तों ये जो स्लाइड है ये स्टैटिक और डायनेमिक लिंकिंग इसमें की गई है। तो दो स्टैटिक मतलब किताबी जो फिक्स जो नॉलेज होती है, और डायनेमिक जो बदलता रहता है। तो दोनों को यहाँ पर दोस्तों मर्ज करके ये स्लाइड बनी है। स्टैटिक किताबों का ज्ञान होता है और डायनेमिक करंट अफेयर समझ लीजिए आप। लिंकिंग दोनों को जोड़ दीजिए तो यही टॉपर आंसर, यही टॉपर बनता है दोस्तों। जो दोनों को जोड़ लेता है, स्टैटिक और डायनेमिक दोनों को जोड़ लेता है दोस्तों, वही टॉपर बनता है। तो दोस्तों सेंटर थीम क्या है, देखो सेंटर थीम यहाँ पर देखो उत्तराखंड बजट 2026-27 है। और यहाँ पर मेन यहाँ पर देखो सिंथेसिस लिखा हुआ है, मतलब एक साथ इसका विश्लेषण करेंगे। मतलब पूरा बजट 3 बड़े ट्रेंड दिखा रहा है दोस्तों। पहला ट्रेंड हम यहाँ पर देख रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर श्रिंकेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दूसरा डेमोग्राफिक डिविडेंड दिखाई दे रहा है। और तीसरा दोस्तों हमें दिखाई दे रहा है सर्विस लेड ग्रोथ हमें दिखाई दे रही है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर श्रिंकेज। दोस्तों प्राइमरी सेक्टर प्राथमिक सेक्टर आता है, जिसमें कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, वानिकी आते हैं। और कृषि का योगदान मात्र इसमें 9.59% है दोस्तों है। मतलब जब इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर का हिस्सा घटे तो संकेत मिलता है खेती कमज़ोर हो रही है दोस्तों। लोग खेती छोड़ रहे हैं, आय कम हो रही है, अनाज लोग पहाड़ से पलायन कर रहे हैं। तो दोस्तों युवा गांव छोड़कर शहरों में जा रहे हैं। इसलिए दोस्तों वहाँ पर एक वर्ड आया था केदार, KEDR। उसमें आर शब्द का मतलब दोस्तों था रिवर्स माइग्रेशन, यानी कि उनकी दोबारा से गाँव में वापसी कराना। तो दोस्तों उत्तराखंड में की इकोनॉमी में प्राथमिक सेक्टर का योगदान कितना है दोस्तों, याद रखिएगा 9.59% का योगदान दोस्तों यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद देखो यहाँ पर देखो ट्रेंड 2 यहाँ पर लिखा हुआ है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जनसांख्यिकीय लाभ। मतलब क्या हुआ दोस्तों, जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो और युवा प्रोडक्टिविटी बन जाए, जब वर्किंग एज पॉपुलेशन ज़्यादा हो और युवा प्रोडक्टिविटी बन जाए तो इकोनॉमी बहुत तेज काम करती है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, वर्किंग एज वाली एज ज़्यादा है, और उनका हम यूज करके इकोनॉमी को तेज़ करा सकते हैं। जैसे चाइना का मॉडल देखिए, चाइना ने अपनी पॉपुलेशन को किस में बदला, स्ट्रेंथ में बदला, उनको स्किल बता करके वो एक बड़ी अर्थव्यवस्था बना। तो हम भी दोस्तों अपनी भीड़ को अपनी ताकत बना सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड करके। तो दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ और है, जेंडर बजट। मैं देखा आपने जेंडर बजट महिलाओं पर कितनी बजट होता है, इस बार 16% की बढ़ोतरी हुई है। और बजट आपने देखा दोस्तों 19,692 करोड़ का बजट उनके लिए रखा गया है। सरकार इन्वेस्टमेंट कर रही है महिलाओं पर, युवाओं पर, स्किल डेवलपमेंट पर, हेल्थ पर, एजुकेशन पर सरकार बहुत ज़्यादा खर्च कर रही है और फ्यूचर वर्क फोर्स दोस्तों तैयार कर रही है। तो दोस्तों आप ट्रेंड 3 में देखिए, सर्विस लेड ग्रोथ है। अर्थव्यवस्था का 50.46% हिस्सा यहीं से आता है। और सभी सेक्टर में दोस्तों आपको बताइए पर्यटन, होटल, ट्रांसपोर्ट, शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंकिंग, कम्युनिकेशन जैसे क्षेत्र आते हैं। तो उत्तराखंड में ये दोस्तों स्ट्रॉन्ग क्यों है, क्योंकि 4 धाम यात्रा होगी, हरिद्वार हो गया, ऋषिकेश, नैनीताल, और एडवेंचर टूरिज्म यहाँ बहुत ज़्यादा है। और दोस्तों कुंभ की तैयारी के लिए भी यहाँ पर पैसा रखा हुआ है। कितना रखा हुआ था बजट में आपने देखा हुआ 1027 करोड़ रुपया रखा गया है। गंगा कॉरिडोर के लिए, वाइब्रेंट वेज के लिए दोस्तों बजट आवंटित दोस्तों किया गया है। तो दोस्तों उत्तराखंड धीरे धीरे एग्रीकल्चर स्टेट से सर्विस स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन कुछ चैलेंज हैं, खेती कमज़ोर है, पलायन ज़्यादा है, अपॉर्चुनिटी भी है दोस्तों, पर्यटन है, यूथ पावर है, ह्यूमन डेवलपमेंट, स्किल इकोनॉमी। तो दोस्तों आपसे यहाँ से कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सर्विस सेक्टर शेयर कितना है, 50.46% है। जेंडर बजट ग्रोथ कितना है, लगभग 16% है। रिवर्स माइग्रेशन किस मॉडल पर है, केदार मॉडल पर है। तो दोस्तों ये स्लाइड स्टैटिक और डायनेमिक दोनों का लिंकेज है दोस्तों। तो दोस्तों अब रिवीजन के बारे में बारी आ गई। अंतिम प्रहार दोस्तों रैपिड फायर वन लाइनर है दोस्तों। सबसे पहले बजट 2026-27 का कुल आकार, पहले हम जैसे यहाँ पर केवल रिवाइज है दोस्तों। कुल बजट का आकार हमारा 111,703 ऐसे याद कर लिए, या 1,11,703.21 करोड़ रुपया है। तो दोस्तों इसका मतलब क्या है, यह सरकार का टोटल एनुअल बजट है, यानी सरकार एक साल में इतना पैसा खर्च करने की योजना बना रही है दोस्तों। पिछले वर्षों की तुलना में करें तो बजट का साइज बढ़ रहा है। और
दोस्तों और ये बजट का साइज, तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा उत्तराखंड बजट 2026 का कुल आकार कितना है। उसके बाद दोस्तों राजकोषीय घाटा, एफआरबीएम की मैं पहली चर्चा दोस्तों कर चुका हूँ। कितना है दोस्तों ये राजकोषीय घाटा? 2.94% है। इसको हम फिजिकल डेफिसिट भी कहते हैं कि दोस्तों जब सरकार की टोटल आय कम हो जाए और खर्च ज़्यादा हो जाए तो जो बीच का जो गैप होता है खर्च और आय के बीच में, तो उसी को फिजिकल डेफिसिट दोस्तों कहते हैं। और जो केंद्र सरकार का जो कानून है एफआरबीएम की जो लिमिट है 3% है और उत्तराखंड का 2.94 के अंदर आ रहा है, तो इसका मतलब ये मैनेजेबल है, अभी ठीक ठाक है उत्तराखंड में। तो ये पॉजिटिव क्यों है? क्योंकि ये अभी कंट्रोल्ड में है, ये अनकंट्रोल्ड नहीं है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय आय से ऊपर है कि नहीं है? तो दोस्तों बिल्कुल ऊपर है। ये डेटा मैं आपको पहले दे चुका हूँ, 2,73,921। तो ये प्रति व्यक्ति आय है दोस्तों। प्रति व्यक्ति आय कैसे निकलती है कि राज्य की कुल इनकम को यदि उत्तराखंड की कुल पॉपुलेशन डिवाइड कर दो तो पर व्यक्ति दोस्तों आय आती है। और इसका मतलब दोस्तों ये खाली एवरेज है और इसका मतलब अमीरी गरीबी से नहीं है दोस्तों, इसका अर्थ ये समझिए। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन दोस्तों प्रति व्यक्ति अगला आ गया क्वेश्चन दोस्तों, संतुलन मॉडल में एस का अर्थ क्या है? तो एस का अर्थ समावेशी, एस का मतलब 100 से समावेशी विकास होता है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट क्या होता है दोस्तों? सभी को साथ लेकर चलना। जैसे मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, तो विकास का लाभ गांव तक पहुंचे, गरीब तक पहुंचे, महिला तक पहुंचे, पहाड़ तक पहुंचे। इसी को दोस्तों कहते हैं इंक्लूसिव डेवलपमेंट दोस्तों कहते हैं। अर्थव्यवस्था का सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का है दोस्तों? तृतीय सेक्टर का है दोस्तों। सर्विस सेक्टर होता है तृतीय सेक्टर, 50.46% का इसका योगदान है। तो दोस्तों इसमें कौन कौन से चीज़ आती हैं? पर्यटन आता है, होटल आता है, ट्रांसपोर्ट आता है, एजुकेशन आती है, हेल्थ आती है, बैंकिंग दोस्तों इसमें आता है। तो मतलब उत्तराखंड अब सर्विस ड्राइवन इकोनॉमी की तरफ दोस्तों बढ़ रहा है। उसके बाद दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी परीक्षा आने वाली परीक्षाओं के लिए, ईजा बोई सगुन योजना का बजट उद्देश्य कितना रखा गया है? तो दोस्तों 14.13 करोड़ है और प्रसूता स्वास्थ्य और मातृ स्वास्थ्य मतलब माताओं के स्वास्थ्य से लेकर ये योजना है। माँ और न्यूबॉर्न केयर से जुड़ी वेलफेयर ये स्कीम है। उसके बाद कुंभ मेला 2017 आवंटित बजट कितना है दोस्तों? 1027 करोड़ रुपया है, क्योंकि हरिद्वार में आयोजन की तैयारी करनी है। 2027 में अर्धकुंभ होगा, उसके बाद 2033 में फिर कुंभ होगा, ठीक है। और उसके लिए सड़क, सफाई, सुरक्षा, जल, यातायात, टूरिज्म, सिक्योरिटी, ये सब का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना होगा। तो योजना पहले से बनानी होगी, बजट पहले से रखना होगा। तो धीरे धीरे तब विकास कार्य धीरे धीरे स्टेप आगे बढ़ेगा, तब जाके आपको 2033 तक पूर्ण तैयारी वहाँ पर देखने को मिलेगी। तो याद रखिएगा ये सब बातें दोस्तों आपके इम्पोर्टेंट के लिए बहुत ही ज़रूरी हैं। दोस्तों अब खुद को परखने की दोस्तों बारी आ चुकी है। खुद को परखें। एक्सपेक्टेड एमसीक्यू मेंस क्वेश्चन, तो प्रीलिम आपका कोई भी आप उत्तराखंड के एग्जाम देंगे दोस्तों, उसमें ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। उत्तराखंड बजट 2026-27 के अनुसार रुपया आने का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? लोक ऋण, केंद्र से अनुदान, स्वयं का कर राजस्व और राजंश। तो सबसे बड़ा स्वयं का कर राजस्व दोस्तों, ये दिस इज राइट आंसर। और इसमें सरकार को कितनी इनकम प्राप्त होती है, रिसिप्ट कहाँ से कितना आता है? यहाँ से 28.85% दोस्तों इससे दोस्तों उत्तराखंड की आय होती है। तो इसका मतलब है स्टेट ऑन टैक्स रिवेन्यू, मतलब राज्य का अपना कर राजस्व है, मतलब राज्य खुद टैक्स कलेक्ट करता है। जैसे जीएसटी शेयरिंग से इसको मिलता है, एक्साइज से मिलता है, स्टाम्प ड्यूटी से मिलता है, व्हीकल टैक्स से मिलता है, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से मिलता है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों उत्तराखंड अब सेल्फ डिपेंडेंट दोस्तों बन रहा है। अब हम बात करेंगे तो दोस्तों सबसे बड़ा सोर्स बोरोइंग नहीं टैक्स रेवेन्यू दोस्तों है। तो दोस्तों केदार मॉडल में आर किसे दिखाता है दोस्तों? ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों। इस बार सरकार ने फोकस किया है रिवर्स माइग्रेशन पर, यानी कि गांव की ओर वापसी। जो लोग रोजगार के लिए शहर गए हैं उन्हें गांव में वापस, गांव में अवसर देना, पर्यटन को बढ़ावा देना, स्वराज को बढ़ावा देना, कृषि को बढ़ावा देना, होम स्टे को बढ़ावा देना, लोकल इंडस्ट्री को बढ़ावा देना। क्यों जोड़ी है? क्योंकि उत्तराखंड में पलायन बहुत बड़ा मुद्दा है दोस्तों। अब बात करेंगे खासकर जो पीसीएस अपर और लोअर के जो एस्पिरेंट है उनके लिए क्वेश्चन बजट से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर मेंस क्वेश्चन में जो आने की बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 8 मार्क के 125 वर्ल्ड उत्तराखंड बजट 2026-27 में प्रस्तुत संतुलन और केदार मॉडल राज्य के समावेशी और धारणीय विकास की दिशा में कैसे सहायक होंगे, स्पष्ट करो। तो दोस्तों उत्तराखंड बजट 2026-27 में सरकार ने विकास को लक्ष्य आधारित स्वरूप देने हेतु संतुलन और केदार मॉडल प्रस्तुत किए हैं। ये मॉडल राज्य की भौगोलिक, सामाजिक और आर्थिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। और दोस्तों दूसरा मॉडल जो संतुलन है, इसमें यह जो मॉडल है समावेशी विकास पर आधारित है, जिसमें आत्मनिर्भरता, नई सोच, तीव्र विकास, उत्तम गांव शहर
और लोक सहभागिता को महत्व दिया गया है। इसमें ग्रामीण शहरी असमानता कम होगी और जनता की भागीदारी बढ़ेगी। और दोस्तों इसमें वर्ल्ड केदार का यूज हुआ है। तो केदार मॉडल में कौशल विकास, पर्यावरण संरक्षण, धरोहर संरक्षण, अवसंरचना निर्माण और रिवर्स माइग्रेशन पर बल दिया गया है। इसमें युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा और पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को दोस्तों गति मिलेगी। तो दोस्तों इन दोनों मॉडलों के माध्यम से उत्तराखंड संतुलित, टिकाऊ, रोजगारपरक और जन केंद्रित विकास की दिशा से आगे बढ़ेगा। अतः ये दोनों ही मॉडल राज्य के दीर्घकालिक विकास हेतु बहुत अत्यंत उपयोगी साबित होंगे दोस्तों। अब दोस्तों बात करेंगे दूसरे क्वेश्चन 5 मार्क 50 वर्ड राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम के मानकों पर उत्तराखंड के न्यूनतम बजट को मूल्यांकित कीजिए। तो दोस्तों राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन FRBM अधिनियम के मानकों पर उत्तराखंड का बजट 2026-27 संतोषजनक है। राज्य का राजकोषीय घाटा 2.94 है जो 3% की सीमा के भीतर है और साथ ही 2536.3 करोड़ का राजस्व अधिशेष वित्तीय अनुशासन को जो दर्शाता है। अथवा जो बजट है दोस्तों इस बार का वो FRBM मानकों के बिल्कुल अनुरूप है दोस्तों। तो दोस्तों उत्तराखंड बजट 2026-27 का यह पूरा लेक्चर यहीं समाप्त होता है। आज हमने बजट के हर महत्वपूर्ण पहलू को समझा, राजस्व को समझा, व्यय समझा, फिजिकल डिफिसिट को समझा, FRBM एक्ट को समझा, GSDP को समझा, पर कैपिटा इनकम हो गया, केदार मॉडल, संतुलन मॉडल, जेंडर बजट, विभागीय आवंटन और संभावित प्रीलिम और मेंस क्वेश्चन को भी हमने समझा। अगर आपने यह लेक्चर ध्यान से पढ़ लिया है तो समझ लीजिए बजट का बहुत बड़ा हिस्सा आपने कवर कर लिया है और इससे आपका पूरा काम हो जाएगा एग्जाम में। अब आपका काम है इसे 2-3 बार रिवाइज करो, वीडियो को 2-3 बार देखो, इसके शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक्सपेक्ट क्वेश्चन इसे तैयार करो। यदि यह सेशन आपको अच्छा लगा तो इसको दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो और ताकि और अभी एस्पिरेंट का फ़ायदा उनको मिले। तो दोस्तों यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। इसका आपका कुछ भी पैसा नहीं लगेगा, बस आपका सपोर्ट हमारे हौसले को बढ़ाएगा। तो चैनल से जुड़े रहिए क्योंकि यदि आप UKPSC, UKTPSC की और अन्य परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आपको प्रीमियम कंटेंट लगातार मिलता रहता है और मिलता रहेगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सिलेक्शन की तरफ कदम बढ़ाते रहिए। तो दोस्तों न्याय के स्रोत देवता गुरु देवता आप पर और हम पर अपनी कृपा जोड़ बनाए रखे। जय हिंद, जय उत्तराखंड।